ऑडिशन देखा, वीडियो ऑडिशन था। एक लड़का चिल अंदाज में बैठा हुआ है कमरे के अंदर। हाय माय नेम इज समर बास। वो कहता है कि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ उसका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, और जो सीन का मैंने ऑडिशन लिया था, सॉरी समर, मगर तुमने ड्रामे में उतना अच्छा नहीं किया जितना तुमने ऑडिशन पे अच्छा किया। आर यू ओके विद द फीडबैक, या ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बहुत ग्लैमराइज कर रहा है? मैं चिढ़ गया हूँ इस चीज से। है कुछ लोग जो इस तरह की बातें भी करते हैं, जो शायद टिकटॉक पे ड्रामा देखते हैं और उन्हें लगता है यही ड्रामा है। नेट पे बैठ के रोजाना के 2.3 के कमेंट्स, यानी कि 2000 या 3000 लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं कहता। ये प्रोडक्शन हाउस का और हमारा मिल के एक पॉइंट पे एक पक्का था चैनल का भी कि हम इसमें लेंगे उसी एज के बच्चों को जो एज रिक्वायर्ड है। हम ये नहीं करेंगे कि जी ये वो 24 साल की है, इस 24 साल वाली को हम 15 साल का बना लेते हैं। ऐना का जब नाम आया तो मैंने उसका काम हम तुम में देखा हुआ था। मैंने पिंजरा में कुछ क्लिपिंग्स देखी हुई थी एंड मुझे था कि यार ये तो, फिर मैं मिला, उसकी एनर्जी, उससे सीन करवाया एंड शी रेड इट एंड आई सेड यस, ये एनी है। एक ऐसा आदमी जो एक वक्त में 5 ड्रामे कर रहा है ना राबिया, वो सेट पे पैशन के लिए नहीं आता, वो सेट पे आता है पैसा कमाने के लिए। नेपोटिज्म, क्या हम एक्स्ट्रा क्रिटिकल हैं? मैं आज मेहनत कर रहा हूँ। कल अगर मेरी बेटी या बेटा बड़ा होके कहे कि बाबा अदाकारी में आना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ए कैटेगरी के आर्टिस्ट, बी कैटेगरी के आर्टिस्ट, ये होती है गुफ्तगू इंडस्ट्री के अंदर। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये एक सो कॉल्ड प्रैक्टिस बन चुकी है हमारी इंडस्ट्री में। एक्टर्स में एक टर्म चल गई है जो मुझे लगता है कि ये शायद टर्म हमें निकाल देनी चाहिए। अब ये कैरेक्टर ब्लैक है, ये कैरेक्टर वाइट है, ये एंजल है, ये डेविल है। एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज एन एंजल और एंड अ डेविल। द सेम टाइम द कैरेक्टर्स आर ग्रे। फाखरे कैरेक्टर अभी बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, मैं कोई आगे की चीज़ नहीं देना चाह रहा हूँ, आगे देखिएगा, बस इतना बता दें। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं सोचूं किस तरह इंट्रोडक्शन कराऊं, बिकॉज वो डायरेक्टर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो टीचर भी हैं, वो दास्तान गो भी हैं और वो पोएट भी हैं। और मेरा पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप क्या चीज़ है जो आप नहीं करते हैं? प्रोडक्शन ही रह गई है वैसे अभी इस जॉनरा से रिलेटेड टू, लेकिन अगर मैं नाम लूँ बेटियाँ और मायरी का, तो आई थिंक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 2015 में उन्होंने टीवी के साथ अपना करियर स्टार्ट किया। आर्ट्स काउंसिल की थिएटर एकेडमी उन्होंने स्टार्ट की, नापा में भी बहुत अरसे तक वो टीच करते रहे। तो आज हम मिलेंगे मीसम नकवी से और उनकी जर्नी के बारे में कुछ मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राबिया। आप मेरा तारुफ सिर्फ मीसम नकवी यही कहना सकते। नहीं, आई वाज सरप्राइज, आई वाज लाइक, मैं देखी थी उनके, यार ये, और बड़ी अच्छी पोइट्री थी आपकी। आई रियली लाइक्ड इट। जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, बड़ा ना वो मध्यम नहीं है, बड़ी जज्बात वाली, कॉलिंग आउट वाली, जो मैंने एक दो शेर सुने, जो पढ़े आपके इंस्टाग्राम पे भी। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे जैसा निकल रहा होता है वैसा निकाल दे। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और नापा की तरफ कैसे आए? क्या पढ़ा हुआ है कॉलेज में आपने? मैं तो बहुत कोई गली के नुक्कड़ पे बैठने वाला लड़का था, आज भी वही हूँ। बस एक्टिंग का शौक था बहुत ज़्यादा, किसको नहीं होता। सो यू कराची से हैं? कराची से, हाँ। ओके। तो वो बचपन से शाहरुख खान की फिल्में देखते थे। ओके। दूसरे लोगों की फिल्में तो बड़ा इंस्पायर थे, यार एक्टिंग तो कोई चीज़ होती है यार, इधर तो आना है। बस उसका शौक रहा। कुछ घर के माली हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसे परसू कर सकता था। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जल्दी, तो एकदम से दुनिया बदल गई, एकदम से जिम्मेदारियां आ गई। तो कौन से ख्वाब, कैसे ख्वाब, सब साइड हो गया। कहाँ शाहरुख खान, कौन सा शाहरुख खान। मुझे नौकरी करनी पड़ी अब्बा के इंतकाल के बाद। तो भूल गया 2-3 सालों के लिए इस्टेब्लिश करने में। बड़े भाई थे, उन्होंने ज़रा संभाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। कुछ हम भी कर रहे थे। तो एक दोस्त ने मुझे बताया, यार वो सुनो, एक इदारा खुला है नापा के नाम से, और वहाँ पे तलत हुसैन और ज़िया मोहिद्दीन और राहत काज़मी और ये सब पढ़ा रहे हैं, तो तुम जाओ, तुम ज्वाइन करो। मैंने कहा अच्छा। उस समय तो कुछ हालात बेहतर हो गए थे। मैं चला गया, वह गया तो उन्होंने कहा जी पहला बैच तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, अब आप सेकंड बैच के लिए 6 महीने बाद आइएगा। तो मैंने ठीक है, मैं नंबर लेकर आ गया। उस ज़माने में मैंने मोबाइल की शॉप कर ली थी। नया नया मोबाइल का काम शुरू हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो करना है, चलो मोबाइल की शॉप खोल लेते। और मोबाइल बिक भी रहे थे, बहुत सारे बिक रहे थे। तो अच्छा है, माशाल्लाह से उधर से चल रहा था। हाँ, उधर से चल रहा था काम। फिर मैंने चक्कर लगाया तो मुझे पता चला जी एडमिशन्स ओपन हो गए 6 महीने बाद। मैंने पहली फुर्सत में जाके, तो उन्होंने वो 2 पर्चे दे दिए कि ये मोनोलॉग है, ये याद कर लेना। अब मोनोलॉग मुझे पता नहीं क्या होता है, ये मोनोलॉग क्या होता है। डायलॉग सुना है, मोनोलॉग तो कभी नहीं सुना। खैर पहुँचे तो एक दोस्त के पास गए, उसका कहा यार वो तुम्हारे चचा का मुझे मालूम है, वो कुछ थिएटर शीटर करते थे, तो उनके पास ले चलो, वारिस साहब के पास।
अच्छा, आप दोस्त के पास गए जिनके बच्चा जिनके चचा का मैंने सुना हुआ था कि वो थिएटर वगैरह कहीं ओके, करते थे। ठीक है। तो उसने कहा क्या काम है, मैंने कहा यार ये ऐसे उन्हें याद करने के लिए कुछ दिया है और मुझे परफॉर्म करना है, मुझे पता नहीं है करना क्या है, मुझे ले चलो, मैं उनके पास जाकर तैयारी कर लूँगा। तो वो मुझे ले गया। अच्छा ठीक है, हम गए वारिस चाचा के पास, उनको दिखाया, उन्होंने कहा भाई ये तो जूलियस सीजर शेक्सपियर की प्लेस है और तुम ऐसा करो मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास और बस समझ लेना क्या क्या इंग्लिश में था, उर्दू में था? उर्दू में था और इतने मुश्किल अल्फाज थे उसके अंदर। और आपने वो प्ले ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा हुआ था? मैंने नहीं पढ़ा हुआ था बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे करके दिखाया, एक सुनाया, मैंने कहा ठीक है, समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया। अच्छा, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। ओके। तो मैंने कहा यार जूलियस सीजर कहाँ है, शेक्सपियर कहाँ है, मार्केट में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। ओके, जाओ। तो मैं उर्दू बाजार चला गया। अब मैं जाके हर दुकान पे कह रहा हूँ यार जूलियस सीजर है, उनका ये क्या है, और किसी के समझ में नहीं आया। अच्छा, एक जगह से मिलने लगा तो वो इंग्लिश में मिलने लगा। मैंने कहा नहीं यार इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे उर्दू में चाहिए। एक जगह जाके तर्जुमा मिल गया। मैंने वो फ़ौरन लिया, मैं घर आया और मैंने रात में पूरी लगा के मैंने पूरा ड्रामा पढ़ दिया। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया, अच्छा ठीक है एंथनी की स्पीच है और ये करनी है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें कौन सीजर मरा है, उसकी लाश पे वो आया है और वो दे रहा है, तो बस ठीक है कर लेंगे। अब उसकी तैयारी शैयारी करके हम पहुँच गए। इंटरव्यू हुआ, जिया साहब बैठे हैं, तलत साहब बैठे हैं, बहुत सारे, वो सारे इंडस्ट्री के दिग्गज लोग, बड़े लोग। हाथ पाँव मेरे ना काँप के, मेरे अभी भी रोंगटे ये खड़े हुए हैं। आई कैन फील दैट थिंग कि आपके सामने इंडस्ट्री के 7-8 लोग मौजूद हैं जिनको आपने सिर्फ स्क्रीन पे देखा है और जिन्हें दो लोग दुनिया लेजेंड कहती है। वो कह रहे हैं जी बैठिए, आइए जी, क्या पेश करेंगे आप। और मैंने कहा मीसम साहब यही मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ। और जी हम खड़े हुए और कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम नहीं पता था कि माइम करना है किसे कहते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता था करना है ऐसा। तो एक इमेजिनरी लाश मैंने बना ली और ये नज़र उठा के फुल शाहरुख खान अपने अंदर था वो निकाला और परफॉर्म किया, चीख के जैसे स्पीच कर रहे होते हैं। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। वो आगे बढ़ गए ना, तो मैं बॉडी पोजीशन देख रहा था, वो यूं बैठे हुए थे। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने कहा अब ये अटेंशन ले लिए, अब रो जाओ एंड। अच्छा प्लान नहीं था आपने उस वक्त? नाइस इम्प्रोवाइज, मतलब इम्प्रोवाइज। हाँ, मैंने कहा रो ये जाओ, मतलब ये है था ये टैलेंट अंदर बसा हुआ था। मैं रो गया। अब वो दूसरा उन्होंने कहा था आपने खुद से कुछ बना के लाना है और वो परफॉर्म करना है। वो डॉक्टर अनवर सज्जाद बैठे हुए थे, बाद में मुझे पता चला कि भाई वो कितने बड़े राइटर। अब वो सारे लोग वहाँ बैठे हुए परफॉर्म करना, तो एक मुझे परफॉर्म करना था मोनोलॉग जो खुद से तैयार करना था। डॉक्टर अनवर सज्जाद हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइटर और जो फिक्शन नॉवेल के अंदर उनका पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले आदमी, मल्टी टैलेंटेड उस्ताद, तो वो भी बैठे हुए थे। तो वो उनकी हवाले से था कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस लेते थे, तो वो उनके लिए था। अब मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं पता था। मैंने वो तैयार कर लिया था, आगे मैंने कहा ये अगर पूछ लिया तो मीसम साहब गएगा आपसे। आप खैर उन्होंने नहीं पूछा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह, क्या क्या क्यों आना चाहते हो? तो मैंने ऐसे कह दी, मैंने कहा वो पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो सोचा ये प्लेटफॉर्म है। तो खालिद साहब बैठे हुए थे, वो अपने अंदाज में एकदम से आया, प्लेटफॉर्म से आपकी क्या मुराद है? आपको लगता है हम आपको स्टार बना देंगे? मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है तो कोई जगह तो हो, ये जगह मिल गई है कर लूँगा। थिएटर जानते हो? नहीं जानता, तभी तो यहाँ आया हूँ, आप बताएंगे, आप सिखाएंगे। बाहर निकले मुझे इतना पता था कि यार हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि यार हो जाएगा। साकिब समीर हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी आपके साथ थे? वो भी हमारे साथ थे, बड़ा उसका भी मज़ेदार, मेरी दोस्ती उससे बहुत मज़े से हुई थी। तो हम सब जब ऑडिशन देने के लिए गए थे तो एक रूम में हमें बिठा दिया गया था कि यहाँ बैठ जाएं, सब लोग इंतज़ार करें। तो वहाँ मुख्तलिफ मैंने जैकेट पहनी हुई थी, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर, आई रिमेंबर द डे 21 दिसंबर। तो अब सब बैठे हुए और मेरे आते हुए ना, पहुँचते हुए नैफा मेरा एक छोटा सा बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी शर्ट फट गई थी। वो ट्रक जा रहे होते हैं ना, सरिये निकले हुए होते हैं, तो मैं जल्दबाजी में वो उसमें घुस गया था। तो बहुत ही डेंजरस है, आप छोटा सा कह रहे हैं। तो वो यहाँ से शर्ट मेरी पूरी फट गई थी, तो मैंने कवर करने के लिए जो जैकेट पहनी हुई थी उसकी पूरी जिप चढ़ा ली थी। इस हालत में पहुँचा था। तो अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ होलियों में लोग मौजूद हैं। तो हमें जो पीसेस दिए गए उसमें से एक अनारकली प्लेस से बादशाह का भी पीस था। बहुत मुश्किल उर्दू में था, बहुत मुश्किल है, शोरिश आफ्ताब, और ये नहीं करूँगा। तो मैंने देखा एक शख्स है जो अजीब सी कोला टाइप की पगड़ी लगाए हुए, शादी का पूरा एक जो है वो अटायर लिए हुए, लिबास पहने हुए,
और वहाँ बैठा हुआ है और वो बादशाह की तरह टहल रहा है। मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं होने वाला कुछ। तो पहली दफ़ा तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यहाँ तो नहीं होने वाला कुछ, अपना हो लिया, देख तेरी शर्ट फटी हुई है, हालत खराब है, जैकेट ऊपर से बंद की हुई है, यहाँ अलग तक आई हुई है। मेरे इतने बड़े बड़े बाल होते थे उस वक्त। अच्छा, बाय चांस ही आपने स्पेशली इसके लिए रखे थे? ऐसी। अच्छा ओके, वो मोबाइल उस वक्त बड़े, आपने वो बड़े बाल रखने का बड़ा शौक था उस जमाने में ना, संजय दत्त का बड़ा दौर था। तो संजू बाबा ने बड़े बड़े बाल रखे हुए, तो बाकी सारे लोग भी रखेंगे। तो बहरहाल एनीवेज, तो ये तो साकिब को मैंने देखा वो घूम रहा है यहाँ से वहाँ बादशाह की तरह। मैंने कहा दादा ये कोई एक्टर है, ये कुछ है। साकिब इतना कॉमिक टाइमिंग में परफेक्ट है, उसकी इम्प्रोव बहुत अच्छी है, वो किसी को भी हंसा सकता है किसी टाइम भी। लेकिन वो शख्स 1 साल तक हमारी क्लास में हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे। क्यों? बहुत मुश्किलों से खुलता था वो किसी से, ओके, ओपन बहुत मुश्किलों से होता था। बट व्हाट अ फाइन एक्टर ही इज, द डेडिकेशन ही हैज़ टुवर्ड्स वर्क और जो पैशन उसका है, आज माशाल्लाह वो नज़र आ रहा है, चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं इंडस्ट्री के जो हमने बिल्कुल अपने सामने देखा है। अच्छा मोहसिन यहाँ है, साकिब यहाँ है, बड़ा वाला साकिब खान फिल्म बनाने वाला, ये अच्छा ये हमारा सीनियर। ओके नाइस, बड़ा साकिब छोटा सा, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो बहुत अच्छे मजे की, ये ऐसे शुरू हुई जर्नी बस। तो वो फिर आपने वहाँ पे अपना कंप्लीट किया? बस कंप्लीट किया, वहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदल गए। फ़िलासफ़ी पढ़नी पड़ी, हमने सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग पढ़ने के लिए आया, फ़िलासफ़ी भी पढ़नी पड़ेगी। और घर वाले सही थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था? प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी सी, कन्विंस करना पड़ा। मेरी वालदा सपोर्टिव थी बहुत। मैं ये नाम नहीं लूँगा कि ख़ानदान में किसने क्या किया, लेकिन ख़ानदान तो बहुत कुछ करता है जी। तो मुझे याद है एक शादी थी हमारे ख़ानदान के, एक बुज़ुर्ग, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने पूरी महफिल में मुझे बोला, हाँ भाई मियाँ सुना है कि तुम भांड बनने वाले हो। और पूरी महफिल बैठी हुई थी और मैं अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार ये, आई क्राइड दैट नाइट, मैं रोया कि यार ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भांड क्या दिया उठा के यार। और अब अगर मुझे कोई भांड कहेगा ना तो शायद मैं फ़ख्र करूँगा। क्लियर पायमेंट की किताब है भांड के ही नाम से, जर्मन की राइटर है, उन्होंने पाकिस्तान में आके रिसर्च की है, तो आपको पता चला कॉमेडी डेल आर्ट, और जितनी कॉमेडी है वो हमारे यहाँ से निकली है, इवन स्टैंड अप कॉमेडी और एवरीथिंग। ये भांड की ओरिजिन है, यस, द भांड टर्म इज़ ओरिजिन बेसिकली, वो यहाँ हिंदुस्तान से निकली हुई है। खैर, तो मैं बड़ा अजीब सा हो गया उस वक्त। 3 साल बाद मेरा डॉन में पहला आर्टिकल आया, अंग्रेज़ी अखबार। तो वो हमारे रिश्तेदार जो है उनके घर में अंग्रेज़ी अखबार बहुत पढ़ा जाता था। फिर दोबारा एक शादी थी उन्हीं के घर में, तो अब की दफ़ा उन्होंने पूरी महफिल में, अरे 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 मियाँ ये हमारे भतीजे साहब हैं, और यार तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा यार, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और मैं भी ना 60s में जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन के थिएटर देखा करता था। उस दिन मुझे समझ में आ गया राबिया ये दुनिया कैसी है। सही बात है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि ये दुनिया आपको किस तरीके से ट्रीट करती है। माइंड नहीं किया कभी इस चीज़ का, इस जर्नी का, उनकी अपनी मर्ज़ी, उन्होंने जैसा फील किया वैसा बोल दिया। बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, बड़ों की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं कहता हूँ थप्पड़ भी मार लें कोई मसला नहीं है, बड़े हैं मेरे, बुज़ुर्ग हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें सिखाया, तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। स्टडीज़ कंप्लीट करता हूँ, थिएटर में लगता हूँ, टीवी पे एक्टिंग के लिए गया तो बहुत सारी रिजेक्शंस आए, हैव माई रिजेक्शंस बहुत सारी इंडस्ट्री में। उस ज़माने में ये था कि नापा से आप पास आउट होकर आए तो बड़ा एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था कि पता नहीं ये लड़के कौन है। तो 1-2 जगह से तो ये जवाब मिला, नापा से वो दरवाज़ा है, बाहर निकल जाओ। सीरियसली? हाँ, बहुत रूथलेस थी इंडस्ट्री। आप सबको, सिर्फ आपको नहीं? हाँ, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग इस मामले में रिजेक्ट हुए। साकिब खान जिसने अभी घबराना नहीं बनाई है और अभी फ्रॉड ड्रामा, और ये डायरेक्टर है हमारा, nobody knows that he is a brilliant actor। वो इतना फाइन एक्टर है। मैंने भी एक्टिंग से स्टार्ट किया था। मोहसिन अली वाज एन एक्टर। तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द रिजेक्शंस। उस बैच के या उसके आसपास जितने साल पे बैचेस थे, आसपास के साल, मैं शुरू के 3 साल की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या थी? आई थिंक उस वक्त वजह ये थी कि अगेन शायद लोग डरे हुए थे, सवाल करने की आदत नहीं थी लोगों को, बंद हो चुकी थी। क्योंकि हम लोग जाते थे, हम सवाल करते थे कि ये लाइन क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ लोग माइंड कर जाते थे कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, तुम्हारी ये तुम पूछोगे। मुझे हैरत होती थी, दैट्स माई वर्क, ये तो काम है, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टर हो, आप बताओगे ना यार। बिल्कुल, दैट्स माई वर्क।
दैट्स योर वर्क। मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा बड़ाई छुटाई वाली बात, मैं तो पूछ रहा हूँ सिंपल। ये इसकी इसकी इब्तिदा एक बड़ी अलग सी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। इंडस्ट्री शुरू होती है ना राबिया, तो हमारे पास डायरेक्टर्स बहुत कम थे। जब पीटीवी और एनटीएम का दौर के बाद मुशर्रफ साहब आते हैं और एकदम से चैनल्स खुलते हैं और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे ड्रामे बनने हैं। तो इतने डायरेक्टर्स जो जेन्युइन डायरेक्टर्स थे, जो काम समझते थे, वो तो कम थे, गिनती के। तो वो हर ड्रामा तो नहीं डायरेक्ट कर सकते थे। तो उस वक्त जिसको भी कुछ भी मिला, थोड़ा बहुत आता था, किसी को कैमरा ऑपरेट करके बिठाना आता था कि अच्छा वैरायटी का रूल तोड़ना नहीं जानता, वो भी डायरेक्टर बन गया। 12-15 साल से जब हम एंटर हुए, तो 12-15 साल से ये प्रैक्टिस चल रही थी। डैमेज हो चुका था। अब बहुत बुरा वाला डैमेज हो चुका था, जिसका आज तक हम भुगत रहे हैं। इसी वजह से अच्छे राइटर्स नहीं है कि अच्छा जी बहुत सारे ड्रामे लिखने हैं, तो जी हर कोई तो अवेलेबल नहीं है। अब मैं कहूँ कि हसीना मोइन, हर कोई तो हसीना मोइन नहीं होगा, हर कोई तो जो है वो उमैर अहमद नहीं होगा, हर कोई तो ये नहीं होगा ना। तो वो साल का 1 ड्रामा दे देगा, 2 दे देगा, बनाने 300 ड्रामे, और तुम्हें लिखना आता है, हाँ जी मुझे लिखना आता है, बट ठीक है तुम भी लिख लो। तो वो हर किसी ने लिखना शुरू कर दिया। जॉन साहब कहते हैं कुछ लोगों को पढ़ना चाहिए, वो लिख रहे हैं। तो हर किसी ने लिखना शुरू कर दिया, हर किसी ने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, हर किसी ने एक्ट करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ निखर गए, बिल्कुल एक्सपीरियंस ने उन्हें निखार दिया और वो बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ आज भी वैसे ही है। तो उससे डैमेज बहुत मिला। जो पढ़कर आया इंडस्ट्री में, तो एक खौफ पैदा हो गया, ये पता नहीं पढ़कर आया क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हमें चैलेंज ना कर दे, हमारी पोजीशन चैलेंज ना कर दे। और हम कहीं भी ये आज तक ये इंटेंशन नहीं है, नहीं भाई आज तक नहीं है। मैं आज भी लोगों की इज्जत करता हूँ, वैसे ही इज्जत करता हूँ। आपने अर्न किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने अर्न किया है वो मकाम, जिस मकाम पे आप मौजूद हैं, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट ही करूँगा। बट वो रिजेक्शंस रही। अब बड़ा माना जाता है, मैं आजकल जो नेपा के बच्चे उनको कहता हूँ, मैंने कहा तुम लोगों का बड़ा आसान दौर है बेटा, फिर भी जाते हो, नेपा का एक नाम है, वहाँ से पढ़कर आए हो, तो वो तुम्हें कहते हैं, इज्जत देते हैं, अच्छा ठीक है आप बैठें काम करें। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई इतनी इज्जत दे रहा है तो अब फिर तुमने काम भी वैसे ही परफॉर्म करना है, ये भी ज़रूरी है। कुछ हमारी साइड से भी प्रॉब्लम थी, जो लड़के पास आउट होकर निकले थे उनका भी ये था। कुछ लोगों को शायद ये हो गया था तुर्रा कहूँगा कि हमें सब मालूम है, तो उसकी वजह से भी तो वो बड़ा एक मिक्स्ड रिएक्शन था एट दैट टाइम। बट अच्छा भी हुआ, उन रिजेक्शंस ने हमें सॉलिड बहुत किया, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने दूसरे तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। तो डायरेक्शन में आने का वाकया शायद इससे जुड़ा हुआ भी है। घर भी चलाना था, एक किचन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एक्टिंग पास आउट हो गए, अब घर वाले कह रहे हैं भाई पढ़ लिया, पैसे लाओ। तुम्हारी तो मोबाइल शॉप थी जिससे पैसे और आते क्या थे। तुम्हारी मोबाइल शॉप से, और वो तो मोबाइल शॉप तुमने 6 महीने में ख़त्म कर दी थी। अब तुम कहाँ हो? तो कुछ ना कुछ तो करना था। अब एक्टिंग नहीं मिल रही थी, तो डायरेक्शन का मैंने माइनर लिया हुआ था, तो मैंने कहा मैं डायरेक्शन ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा उसी ज़माने में ड्रीमर्स एक शो बन रहा था, तो असर भाई ऑडिशंस कर रहे थे, तो मेरा एक्टिंग में सिलेक्शन हो गया था। फुरकान के साथ? हाँ। अच्छा उससे बहुत सारे लॉन्च हुए थे लोग, तो मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है। तो मैं सेट पे गया और मेरे पास शाम में कॉल आई, घर पहुंचा हूँ मैं, और मेरे पास कॉल आई असर भाई की, सुन कहाँ है? मैं घर पहुंचा हूँ बेबी, घर आ जा। भाई मैं अंचोली पे रहता हूँ, आप डिफेंस पे रहते हो, मैं अभी डिफेंस से अंचोली आया हूँ, आप कह रहे हो पहुँच जा। पहुँच गए। मिसम एक्टिंग का बड़ी मुश्किल से चांस मिला है, ये साला नहीं कर सकते पंगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बाइक उठाई जल्दी जल्दी, पहुँच गए। जी असर भाई आपने बुलाया, असिस्ट करेगा? असिस्ट उनको कहाँ से ख्याल है, आपने पूछा? पता नहीं यार उस आदमी को आप अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और वो बंदे को पता नहीं कहीं ना कहीं से ना टैलेंट ढूंढ लेते हैं कि अच्छा इसमें ये टैलेंट हो सकता है। वो पहले से प्रेडिक्शंस कर देता है, यार ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इसको ये करना है, तो उन्होंने कहा बस करेगा। मैंने कहा मुझे आता नहीं, तो मैं सिखा दूंगा, तो डायरेक्शन में आना है। मैंने कहा वो एक्टिंग वो साथ साथ करता रहे। मैंने कहा अच्छा पैसे मिलेंगे? मैंने कहा देख जियो से तो नहीं मिलेंगे, मैं तुझे पर्सनली अपनी जेब से कुछ पैसे दे दूँगा, तो तुम्हारा आना जाना कवर हो जाएगा। मैंने फिर भी कितने? मुझे एग्जैक्ट रकम चाहिए, मुझे पैसों की नीड थी, काम नहीं था मेरे पास, घर पे देना था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुझे इतने दूंगा और पेट्रोल मेरी तरफ से फ्री है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा
सो पैसे और पेट्रोल दोनों मिल गया? दोनों मिल रहे हैं, एक्टिंग भी करने को मिली। मैंने कहा वो जो एक्टिंग कर रहा हूँ उसके पैसे, हाँ वो चैनल तुझे दे देगा। पर ठीक है, डन है, कर लूँगा। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डायरेक्शन। अब मैं आया, शुरू के दिनों में तो पता नहीं चला, खैर उन्होंने समझाना शुरू किया, डांटे भी खाई। अब दिन में मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, असिस्ट भी कर रहा हूँ, रात को जाके एपिसोड्स कंपाइल करवा के एडिट भी करवा रहा हूँ। वाओ। तो उन्होंने कहा कि यार मीसम तुम ना बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, तुम एक काम करो, 3-4 बजे जब एडिट से फ्री हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करो, तुम्हारा घर बहुत दूर है, मेरे पास रुक जाया करो और सुबह यहीं से तुम शूट पे चल जाया करो। तो मैं उनके घर पे रुकने लगा, तो बड़ा अच्छा एक वक्त गुजरने लगा, उनसे सीखने को बहुत मिलने लगा। तो वहाँ उन्होंने मुझे सिखाना शुरू, टीवी की ट्रेनिंग मेरी बेसिकली असर भाई ने की थी, स्क्रीन कैसे डायरेक्ट करते हैं। थिएटर डायरेक्शन की थी मेरे पास, लेकिन स्क्रीन की जो थी वो असर भाई ने, मैं आज भी आपको बाकायदा उन्होंने। हाँ, स्टार्टेड एंजॉयिंग यस आया, हाँ आया, क्योंकि आप तो एक्टिंग के लिए आए थे। मैं एक्टिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे डायरेक्शन में मजा आने लगा। ओके। क्योंकि किरदार जब आप कर रहे होते हैं ना, मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैं अपने आप को डायरेक्टर से ज़्यादा कहानी सुनाने वाला कहूँगा, मुझे कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता है। तो एक्टिंग करते वक्त आप एक किरदार की ज़िंदगी जी रहे हैं, डायरेक्शन करते वक्त ना आप 12 लोगों की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। आपका कैनवस बड़ा हो गया एकदम से। अच्छा, इतना बड़ा कैनवस है, अब मुझे ये दुनिया भी देखनी है, मुझे इसकी दुनिया भी देखनी है, मुझे इसकी दुनिया भी देखनी है, तो यार मज़ा आता है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि मैं स्क्रीन की तरफ अगर काम करूँगा तो मैं स्क्रीन पे एक्टिंग में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं थिएटर एक्टर था। यहाँ पे एक लाइन बोली और कट हो गया, और आप अभी एक कैरेक्टर में घुसे, किरदार में गए हैं और निकल गए। ओके। तो थिएटर पे ही नहीं होता, आपको इनकम्प्लीट लग रहा था? इनकम्प्लीट लगता था। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन का बड़ा मज़ा आ रहा था कि अच्छा आप खुद बना रहे हैं, अच्छा नहीं अब ना लाइन ऐसे कर दो, अब ना ऐसे कर लो, अब ये कर ले। क्या ऐसा भी था कि जितनी जो रिजेक्शंस आई और जो इंडस्ट्री में हो रहा था उसने भी आपको थोड़ा सा पुश किया कि यार मैं शायद जाके कुछ चीज़ें चेंज कर सकूं? मुझे लगता है ऐसा भी कुछ थॉट प्रोसेस चल रही होगी बिहाइंड। यस, देयर वाज अ थॉट कि यार कुछ सिस्टम बदले, कुछ चेंज करें, बट एज सच नॉट इन अ नेगेटिव मैनर, इट वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। हमेशा ये था कि अच्छा जो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कोई अगर जैसे इंडिया की बहुत बहस चल रही होती थी हमारे दरमियान, एक्टर्स के दरमियान और डायरेक्टर्स, तो हम कहते थे कोई करण जौहर की तरह फिल्में बना रहा है, बनाए। एक ऑडियंस है खास जो उसको पसंद करती है, रिस्पेक्टेड। एक ऑडियंस है जो अनुराग कश्यप पसंद करती है, तो रिस्पेक्ट बोथ द डायरेक्टर्स, बोथ आर डिफरेंट। करण जौहर टाइप की चीज़ अनुराग नहीं बना सकता और अनुराग जैसी चीज़ करण जौहर नहीं बना सकता। तो हम क्या बनाना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ गया। तो मैं शायद वो काम ना कर सकूं जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन जो मैं करना चाह रहा हूँ वो तो हो जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लो। तो इस तरह टीवी पे डायरेक्शन स्टार्ट हो गई। वहाँ से फिर सिलसिला चलता रहा। फिर पहले 2-3 प्रोजेक्ट एज एन एसोसिएट किए, फिर उसके बाद कराची से लाहौर फिल्म की वजाहत भाई के साथ, तो उनको बड़ा पसंद आया, उनसे बड़ी अच्छी गप लगी, तो उन्होंने मुझे पहली टेलीफिल्म ऑफर कर दी कि मिसम तुम्हें डायरेक्ट करना चाहिए। ईद की टेलीफिल्म थी, ठीक है। जुड़ा हुआ तो था मैं बहुत सारे प्रोसेस से, लिखने के प्रोसेस से, एक्टिंग के प्रोसेस से, एसोसिएट होने के, फिल्मों के। फिल्म ने ज़्यादा मुझे ट्रेन किया, मैंने ड्रामे कम किए। मैंने 3 फिल्में कर चुका था उस ज़माने में। चंबेली मेरी पहली थी एज एन एसोसिएट, फिर उसके बाद मैंने कराची से लाहौर की हिजरत की, फिर छुपन छुपाई की। तो एक फ़िल्म का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि फिल्म हाउ फिल्म वर्क्स। फिल्म की डायनेमिक्स डिफरेंट है, वहाँ पे 2 सीन करना है आपने दिन के अंदर पूरी प्रिपरेशन से, और टीवी में आपने 10-12 सीन्स करने हैं, तो ज़रा डिफरेंट है। बट फिल्म कैनवस बड़ा है, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। वो किया, बस फिर चल पड़ी। फिर टीचिंग भी साथ में चल रही थी, पढ़ा भी रहा था। बीच में आपने 2 साल का ब्रेक भी लिया ना? फिर ब्रेक ले लिया। फिर मैंने एक सिटकॉम किया, मैं और तुम 2.0। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया। मुझे टीवी नहीं पसंद आया। बोला यार बड़ा बोरिंग काम है यार, सुबह जाओ शूटिंग करो पूरे दिन, कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है यार, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा। फिर वापसी कैसे हुई? मोहसिन अली अगेन और फहद भाई। मोहसिन ने फिर पुश किया यार टीवी आओ, तो 1-2 टेलीफिल्म्स कर ली। ठीक है। फिर मुझे फहद भाई की कॉल आई बिग बैंग से। ये कब की बात है? ये बात है 2020। ओके। हाँ, 2020। उस वक्त कोविड वाला दौर अभी आया नहीं था, लेकिन समझ लें एक स्टार्टिंग थी। मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल की थिएटर एकेडमी हेड कर रहा था। ठीक है। टीचिंग से वाबस्ता था, बच्चे पढ़ा रहा था, KU जाके पढ़ाया, इकरा भी जाके पढ़ाया, तो एक्टिंग क्लासेस डिफरेंट जगहों पे जाके मैं पढ़ा रहा था और अपना थिएटर कर रहा था। मैं गया, मिला,
पहली दफ़ा में मैंने मना कर दी, मैंने कहा यार नहीं करना। मैंने अब मना कैसे करूँ ये भी समझ में नहीं आया, तो मैंने ना इतने सारे पैसे मांग लिए। मैंने कहा इतने सारे पैसे मांगो, सामने वाला खुद ही मना कर रहा है, और वही हुआ। कोई कॉल नहीं है, मना नहीं किया, बट उन्होंने कोई कॉल नहीं की। फिर कोविड आ गया। अच्छा, कोविड आया तो थोड़ा सा घर बैठना पड़ा, अब थोड़ा टाइम मिला सोचने का ज़िंदगी को, तो बड़ा सोचा अच्छा क्या कर रहे हो यार, छोटे कैनवस पे कहानी सुना रहे हो मीसम साहब, थिएटर पे आते हैं बहुत ज़्यादा मिला के 4000 लोग, यार तुम्हें कहानियाँ सुनानी है, तुम ज़रा कैनवस बड़ा करो, मीडियम बड़ा करो। अब मैं इसमें ढूंढ रहा था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक ने मेरी बहुत सुनी है, बहुत आसान है अल्लाह पाक के मुझ पर। दोबारा फहद भाई की कॉल आई, क्या इरादा है, कुछ मूड बदला है ना, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। पैसे की नंबर कम हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हाँ, वो उनका कहना यही था, मकसद यही था, तो नहीं कुछ आया अकल में आया। अच्छा, अब उन्हें पता ही नहीं था यहाँ पे क्या सोच के बैठे हुए थे। तो मैंने मोहसिन को कॉल की, मैंने कहा यार मोहसिन फहद भाई की कॉल आई है, क्या करूँ यार। कह रहे यार बहुत मुश्किलों से ना किसी को मौका लगता है, लोग ढूंढ रहे हैं चांस, तुम्हें मिल रहे हैं, तो भाई जा। मोहसिन ने थोड़ा सा हाँ उसने जगाया है ना, उसने झंझोड़ा, जा यार, लोग तरस रहे हैं, तुझे ऑफर कर रहा है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तुम पागल के बच्चे हो, जाओ। अच्छा चला जाता हूँ मैं, कुछ टर्म्स होगी। ओ भाई खुदा के वास्ते जाके काम कर ले यार, टर्म्स की बात नहीं कर। उससे भी टर्म्स होगी। ओके खैर चले गए। फहद भाई बैठ के बात हुई है, बताया कुछ चीज़ें मैंने शेयर की उनसे पर्सनल, कि यार मुझे कहानी पे बड़ा मुझसे नहीं होगी। बेसिकली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने हाँ, रखी प्यार से बता दी। मैंने फिर भी उन्होंने कहा हाँ वो देख लेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, और ये है प्रोजेक्ट बेटियाँ, ये करना है। उन्होंने भी डायरेक्ट था, उन्होंने कहा ये रोना वोना छोड़ो, हाँ, ये तुम बात ये काम है, ये करना है। हाँ। फहद भाई की बहुत अच्छी बात है, ही इज स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, ये है बेटा, ये करना है तो कर, नहीं करना तो वो दरवाजा बाहर जाओ। वेरी, और एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई आल्सो क्रेडिट हिम कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम इन डेप्थ। तो अच्छा मैंने लिया, उस टाइम तक मैंने हाँ नहीं की थी, मैंने कहा ठीक है मैं एपिसोड्स पढ़ता हूँ घर जाके। अरसलान भाई है हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी, तो वो उन्होंने बात की, ये वो पैसों की बात की, मैंने कहा यार मैं कर लूँगा, मैं प्रोजेक्ट पढ़ के आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तू स्क्रिप्ट ले जा और 10 एपिसोड है और पढ़ कर आ जाना और हमें बता देना। वो बड़ा मज़े का वाक़या है। हमारी आदत स्क्रिप्ट पढ़ने की बहुत तेज़ है, मुझे शायद 2 दिन लगे 10 एपिसोड पढ़ने में। मैंने 1 दिन 2 दिन, हाँ 1 दिन बाद ही मैंने पढ़ के, मैंने रात में फ़ोन किया कि मैं पढ़ चुका हूँ अरसान भाई को, तूने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं कल आ रहा हूँ बात करने के लिए। मैं 2 दिन बाद पहुँचा, अरसान भाई कहना यार बैठ बैठ बैठ, इतनी देर फहद भाई आए, तो वो अच्छा वो स्वैग है उस आदमी का, वो अंदर आया, भाई मिठाई मंगवाओ मिठाई। अब मैंने कहा मिठाई मंगवा लो, मैंने अभी हाँ नहीं की। आई रियली लाइक इट, कि मतलब यू लाइक मैंने हाँ नहीं की है, मतलब मिठाई मंगवा। अच्छा वो अभी बता दूं, वो मिठाई उस बात के लिए नहीं थी। अच्छा मिठाई इस बात, मिठाई किसी और बात के लिए थी। अगला जुमला उनका फिर ये था, यार कोई ऐसा डायरेक्टर आया जो स्क्रिप्ट पढ़ के आया है। तो अच्छा उस टाइम भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉर मी जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे स्क्रिप्ट इज लाइक अ कुरान टाइप ऑफ अ थिंग, उसकी वैल्यू बहुत है। तो मैंने पलट के बोला, मैंने लेकिन फहद भाई डायरेक्टर का तो काम ही यही है, उसका तो काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट पढ़े ताकि वो एनालाइज कर सके स्क्रिप्ट को, ताकि वो कहानी को लेके चल सके। वो भाई हमें पता है ये बड़ा रेयर है, और 2 दिन के अंदर तुम पढ़ के आ गए, तो उससे भी ज़्यादा रेयर है, लोग हफ्तों लगाते हैं यार ये चीज़ करने के अंदर, और इट्स अ गुड थिंग। तो क्या फिर सोचा, मैंने कहा हाँ वो कुछ पैसों की बात है, हाँ वो अरसलान कर लेगा, तुम ये कर रहे हो, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स है वो कंटेंट में देख लेना, कर रहे हो इधर उधर नहीं। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। अच्छा उस टाइम मैंने सोचा नहीं कर, मैंने कहा आर या पार, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है प्रिपरेशन करो, कास्टिंग लॉक करो, ये करो वो करो। प्रोसेस आया और मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा कुछ अलाउ है कि तुम्हें जो करना है करो। ओके इस वक्त आपका क्या चैलेंज है एज अ डायरेक्टर? इस वक्त मेरे पास चैलेंज ये है कि मैं वो कहानियाँ जो मंजर आम पर नहीं आने देते लोग, वो सुनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल।
हमें बहुत लगता है हमें एक काफ़ी अरसे तक ना बड़ा कंट्रोल रखा गया है कहानियों के मामले में, कि नहीं नहीं ये इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते। मुझे लगता है अब दौर वो है जहाँ आपको जाना ज़रूरी है। सो मेरा सवाल था, लेकिन मैं इसी से कनेक्टेड है कि जब मैं आपका पूरा ट्रेजेक्ट्री देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला कितनी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, इन थॉट प्रोसेस है, यू नॉट दैट पर्सन जो ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं, चीज़ें बॉदर करती हैं, यू वांट टू जितना अपनी कैपेबिलिटी में उसको कर सकते हैं। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से चेंज लेकर आएंगे, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं? जैसे अभी आपने बोला कि जो स्टोरीज़ नहीं सुनाई जा रही मैं उनको सुनाना चाहती हूँ। हाउ आर यू प्लानिंग टू पुश द एनवेलप अ लिटिल बिट एवरी टाइम? कुछ सोचा हुआ है? मुझे बड़ी आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं सोच रही थी, मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस है जो आपने खुद भी अभी कहा। मायरी सिलेक्ट करने से पहले आई रेड 4 और 5 स्क्रिप्ट्स विच वर गुड, पर मुझे लगा यार ये हो रहा है, ये बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं, और मैं कंफ्यूज रहा स्क्रिप्ट पे। और शायद फहद भाई और डॉक्टर साहब वगैरह ये लोग भी समझ गए कि इसको ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, इसको कहानी का मसला है, और मुझे कहानी का मसला है। मैं बेटियां मैंने कर लिया ना, तो मैं दोबारा बेटियां नहीं करना चाहता। अगर कोई डिमांड भी करेगा ना सीज़न 2 बना दो, तो मैं कहूँ बनाओ, मुझसे नहीं करवाओ, किसी और से करवाओ, क्योंकि फिर जब वो अपनी तरीके से कहानी सुनाएगा तो वो एक नया रंग लेकर आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने जो रंग देना था वो दे दिया, मैं रिपीट नहीं कर सकूँगा। तो आई वॉज इन सर्च ऑफ दैट स्क्रिप्ट। अच्छा, ये मायरी ऐसी मेरे हाथ में नहीं आया है, ये इसके पीछे भी कहानियाँ हैं बहुत सारी। मायरी की स्क्रिप्ट उठाने की भी यही वजह थी जो अभी आपका सवाल है कि आप कहानी वो वाली सुनाना चाहते हैं। प्रोसेस है पूरा, ये डिस्कस हो रहा था चाइल्ड मैरिज के नाम से प्रोजेक्ट, और इसे फजर डायरेक्ट करने वाला था, फजर रजा जो बिग बैंग में होता है। तो वो कुछ अब मुझे सुनगुन मिलती रहती थी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है कि उसको फजर को थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बॉदर कर रही हैं। फिर उसे एक और स्क्रिप्ट अच्छा लग गया तो उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये स्क्रिप्ट फ्री हो गया है। अच्छा, इस पे चैनल भी थोड़ा सा हेजिटेंट था, थोड़ा सा प्रोडक्शन हाउस भी हेजिटेंट था क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। अभी कल की ना एपिसोड चली है तो उसके अंदर जो फायजा जो छोटी बहन है उसके रिश्ते की बात हुई। तो अच्छा, इस ट्रैक से बहुत घबराए हुए थे, ये ट्रैक नहीं डालना चाहता था, चैनल भी नहीं डालना चाहता था कि यार इतनी छोटी बच्ची। मैंने कहा दैट इज़ द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही चीज़ तो है। कल रात में कमेंट्स पढ़ रहा था, जितने लोग ग्लैमर और इस सारी चीज़ की तरफ जा रहे थे, ग्लोरीफाई वाली एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप तो ये इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। अच्छा रिलेशनशिप में ट्राई टू अंडरस्टैंड दे बोथ आर कैरेक्टर्स एंड दे बोथ आर विक्टिम्स। चूँकि दे बोथ आर विक्टिम्स तो वो एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं एक पनाहगाह ढूंढेंगे। बिल्कुल। जैसी फायजा के लिए रिश्ते को देखते हैं कि एक 50 साल वाला आदमी आया हुआ है, तो कल ऑडियंस हिली हुई थी, ये क्या हो गया, नहीं नहीं यार ये छोटी बच्ची है, इसके साथ नहीं। तो यही स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त सेम मेरे साथ भी मायरी के हुआ कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने कहा यार मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा अल्लाह ना करे हो जाए, यार ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मुझे इस पर बनाना है। अब वो दिल में ख्वाहिश कर कोई और रहा है प्रोजेक्ट, मैं चुप करके बैठा हुआ हूँ, मुझे स्क्रिप्ट मिल रहा है और मैं रिजेक्ट किया जा रहा ये वाला कब आएगा? अब मैं इंतजार कर रहा हूँ ये वाला मिल जाए। अच्छा, फिर एकदम से बुलाया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा यार तुम चाइल्ड मैरिज छोड़ लो। ठीक है, एक आध मैंने चलते फिरते पढ़ ली थी, मैंने फ़ौरन एपिसोड ली, मैंने 2 दिन में पढ़ा और मैंने कहा जी हाँ मैंने करना है। मैंने कहा ठीक है तैयारी शुरू करो। मैंने कुछ चीज़ें चेंज जैसे तुमने पहले की थी वैसे कर लेना, सिंपल ब्रीफ वो सारी चीज़ें हुई। और हमने तो अगेन मायरी मुझे एक ऐसी कहानी मिली कि अच्छा ये सुनानी है, ये सुनानी है। और अभी भी नेक्स्ट के लिए भी अगर मैं जाऊँगा तो मैं यही सोचूंगा कि अच्छा यार क्या सुनाना ज़रूरी है। आप छांट रहे हैं, हाँ, जो पढ़े हुए उसमें से आप वो छांट रहे हैं जो शायद रिजेक्ट हो रहा है, शायद रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, ये रिजेक्टेड स्क्रिप्ट थी, चैनल नहीं करना चाहता था इस पर, वो बड़ा डर रहा था कि यार सेंसिटिव है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं इस टॉपिक को लेके। बहुत ज़्यादा खुल के मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता ड्रामे के अंदर, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो बहुत नॉर्मल समझते हैं इस चीज़ को।
मज़हब का भी उसमें एक फैक्टर है, उसमें कल्चर का भी एक फैक्टर है। बरे सग़ीर हिंदुस्तान एक ऐसी जगह थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान अब मैं उसको कहूँगा, लेकिन बरे सग़ीर जहाँ पे छोटी उम्र में शादी हो जाना इज़ नॉट अ बिग डील, नेवर, इट वाज नेवर अ बिग डील। 14-15 साल की उम्र में बच्चे लेके बैठी हुई होती थी औरतें। अब उनको उसके सिलसिले में जो आगे जाके प्रॉब्लम्स हुई वो उन्होंने कभी आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकी, आज तक आइडेंटिफाई नहीं होती। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो प्रॉब्लम, वो बीमारी जिससे वो औरत गुजर रही है वो इस जड़ से निकली है। ये रियलाइजेशन तक नहीं है, आइडेंटिफिकेशन तक नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी कहानियों को सुनाना और उन्हें बड़ा बैलेंस करके सुनाना। कोशिश कर रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ चूक हो गई हो, लर्निंग है, माफ़ कर दीजिए। इसमें जितनी मैं ये कहूँगा जो भी मायरी के अंदर अच्छाई है वो मेरे अदाकारों और मेरे राइटर और मेरे प्रोडक्शन हाउस और चैनल की है, और जो बुराई है मैं खुले दिल से कह रहा हूँ वो मेरी है। अच्छा, ये ए क्लास, ए कैटेगरी के आर्टिस्ट, बी कैटेगरी के आर्टिस्ट, ये होती है गुफ्तगू इंडस्ट्री के अंदर, या फेस करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि ये मेरी लीग के नहीं है। आपने फेस किया, आपको नज़र आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हाँ, ये एक सो कॉल्ड प्रैक्टिस बन चुकी है। ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? फिर इस पे भी आ जाइएगा कि हो रहा है तो उसको क्यों, क्या, या बाद में इसका जवाब देना? नहीं, साथ ही बहुत सारे रीजंस हैं। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, चले मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करता हूँ, फिर हम क्रिएटिव साइड पे आ जाते हैं। ठीक है। कोई ये सामने खालिद साहब बैठे हुए मिसाल के तौर पे, खालिद साहब है, उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक है और बहुत अच्छे एक्टर है। ठीक है। खालिद साहब पे एक पैसा लगाने वाला जो कारोबार कर रहा है वो क्यों लगाएगा पैसा? उसे कोई श्योरिटी है कि खालिद साहब के नाम पे ऑडियंस आएगी? ओके, नहीं श्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो सेफ बिजनेसमैन होगा वो कोशिश करेगा मैं उस पर पैसा लगाऊं जो अच्छा हो। टीयर्स बन गए, इसकी इतनी फॉलोइंग और इतनी ऑडियंस है तो ये इस टीयर में फिट होता है, इसकी इतनी फॉलोइंग और देखने की ऑडियंस है तो ये इस टीयर में, इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये इस ब्रैकेट में आ गया। एक फैक्टर ये रहा, ये ए बी सी बनने का, कारोबार, बिजनेस। दूसरा क्या रहा कि क्रिएटिव साइड की बात करता हूँ। एज अ डायरेक्टर बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी बात बाद में करूँगा, बहुत सारे लोग अपने काम को हेल नहीं करना चाहते, तो वो भी सेफ करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जी बिलाल अब्बास अगर मेरे प्रोजेक्ट में आएगा या सबा कमर मेरे प्रोजेक्ट में आएंगी या कोई भी बड़ा नाम, तो वो मेरे किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे क्योंकि उनको ट्रस्ट है उस पर। अब एक नई बच्ची, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, शहीरा एक लड़की है, अभी मोहसिन अली का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, रज़िया, तो उसमें मेन लीड कर रही है। अब वो बाहर से पढ़कर आई हुई है, मैं उससे मिला, वाओ, लाइक ब्लोन अवे बाय हर ऑडिशन, बाय हर स्किल्स। वाओ यार क्या बात है। अब वो ना ए है, ना बी है, ना सी है। ये ट्रस्ट डायरेक्टर को रखना पड़ेगा काम करने से पहले। अगर आप सिर्फ ये करें यार मैं अपने काम को आसान कर लेता हूँ, भाई मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं इसके साथ काम कर लूँगा, नहीं यार, क्यों? आप ये देखें, इसके लिए अभी क्रिएटिव साइड है, देखें, आपको ये देखना चाहिए कि मेरा किरदार एक मैकेनिक है, अच्छा बस वाला है मेरा किरदार, वो जो बस ड्राइवर की कहानी है। अब बस ड्राइवर बस चला रहा है, ये उसकी खिड़की की साइड है, राइट हैंड साइड हमारी ड्राइविंग होती है, तो यहाँ से धूप पड़ती है। जब बस वाले पे यहाँ से धूप पड़ेगी तो उसका जो ये एरिया है राबिया, वो डार्क होगा, उसका जो ये हाथ है धूप पड़ने से काला होगा। ये मैं अभी बताऊँ, मैं टी शर्ट बहुत पहनता हूँ ना, तो मेरी यहाँ तक की स्किन अलग है, अंदर यहाँ तक की अलग है। अब ये किरदार के नुआंसेस हैं। अगर आप किसी अच्छे स्किलफुल एक्टर को जो ए कैटेगरी के अंदर है ले रहे हैं, तब भी ये ख्याल रखें कि उसका गेटअप फिर ऐसा देना है। वो बस चलाता है, उसके हर वक्त बाल जेल बैक नहीं हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज, वो नहीं हो सकता फिर वैसा।
आपको किरदार में फिट करना है अपने अदाकार को। हमारे यहाँ लोग करते नहीं है ये, बहुत मुझे इस पर अफसोस होता है। कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, बट क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक्टर्स का खुद कितना रोल है इस चीज़ में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या हम अब बहुत ज़्यादा लुक कॉन्शियस है। सिर्फ इस चीज़ में नहीं है, जो लीग की बात भी हो रही है उसमें भी आपको लगता है एक्टर्स खुद भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं कि नखरा आ गया है थोड़ा सा? कुछ लोग ऐसे भी, अब चेंज भी हो रहा है। देखिए मैं दोनों पॉजिटिव साइड भी बात करूंगा, नेगेटिव भी। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी सामने कौन है, मेरे अगेंस्ट कौन प्ले कर रहा है, आप उन्हें बता दें जी ये प्ले कर रहा है, तो कुछ लोग मना कर देते हैं नहीं। ओके, तो एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको इससे क्या लेना देना कि आपके सामने कौन है। आप अपना रोल देखें, आप अपना रोल देखें, आप अपना काम देखें। दैट्स नॉट योर वर्क। योर वर्क इज टू गिव द डायरेक्टर वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द प्ले। योर वर्क इज नॉट टू डिक्टेट और डायरेक्ट ऑन सेट। यस, यू कैन गिव सजेशंस, एक डिस्कशन हो सकती है, मगर वो उस सीन पर्टिकुलर जो आप कर रहे हैं उसके हवाले से। उससे ज़्यादा आपकी चॉइस नहीं है सर। दैट्स नॉट योर एरिया। हमारे जो ड्रामे बन रहे हैं अक्सर हम देखते हैं कंटेंट इररिस्पॉन्सिबल भी लगता है मुझे। कभी लगता है कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी आइडिया है, उसको आपने ऐसे प्रेजेंट कर दिया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको इस तरह प्रेजेंट करने के, उसका क्या थॉट प्रोसेस के पीछे क्या रिसर्च होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो हमारे रिसर्च क्यों नहीं होती? कोई एक दीन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको प्रेजेंट करने से पहले क्या उसको अच्छे तरीके से हर एंगल से देखा जा रहा है, जो आपने ऑब्जर्व किया अपने आसपास? कुछ जगहों पे किया जा रहा है, कुछ अभी अच्छे लोग हैं माशाल्लाह और दे आर वर्किंग, और हमें उसकी मिसालें मिल रही है, हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी हैं जो बस। बट जनरली रिसर्च क्यों नहीं हमारे यहाँ? ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है कि हमारा स्क्रिप्ट, हमारी जो आइडियाज़ हैं, दे शुड बी रिसर्च बेस्ड और दे शुड बी डिस्कशन बेस्ड, या कुछ आसपास उसके बारे में कुछ सोचा समझा जाए फिर हम उसको करें? एक्सपोजर की कमी है हमारे यहाँ, एजुकेशन की थोड़ी कमी है। बात बहुत संजीदा है। देखिए राबिया, अगर मैं PTSD, एक टर्म है, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानता, तो मुझे चाहिए मैं पढ़ूं और मान लूं। पहले, सबसे पहले तो ये मान लूं कि मुझे मालूम नहीं है। वो ये एरिस्टोटल का कहना है या सोक्रेटिस का, कंफ्यूजिंग बोथ ऑफ देम, बट जिसका भी कहना है, कहना बहुत अच्छा है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो फिर आप कोशिश करते हैं जानने की। अगर पहले से ही आपने ये सोच लिया कि मैं तो हरफन मौला हूँ, मुझे सब मालूम है, ये प्रॉब्लम होती है रिसर्च करने में, ये आपको रोकती है। आप कहते हैं हाँ PTSD सतही तौर पे पढ़ लिया, मैं बना लूँगा इस पर ड्रामा। सर नहीं बना सकेंगे आप। तो रिसर्च करने से लोग भागते हैं। हमारे यहाँ कौम में शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा आदत है। शॉर्टकट पकड़ो, हर चीज़ में शॉर्टकट है, हर चीज़ में। तो ये एक वजह है रिसर्च से भागने की, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें अंदाज़ा नहीं है। आप कुछ भी उठा के नहीं बना सकते, क्योंकि उससे, मैं बहुत बारीक समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं फंस गया। अभी बताता हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है ये। व्हाट डू यू कॉल, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ एन इन्फ्लुएंसर? जो आपके थॉट प्रोसेस या आपकी किसी डिसीजन मेकिंग को असरअंदाज करे। असरअंदाज कर सके, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इन आवर कंट्री हु आर इन्फ्लुएंसर्स? एक्टर्स, एनीबडी हु इज फेमस। Anybody who is famous is not an influencer. You think so? मुझे लगता है they are. No. Yes, they are. If they are, चले. Sadly इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ऑडियंस पे भी डालती हूँ। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, करेक्ट नहीं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई सी पीपल फॉलोइंग पीपल विदाउट एनी बैकग्राउंड की, किनको आप फॉलो करें उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ से रिलेटेड। बहुत सही जगह आई है मेरी बात सुनने लगे है। इफ़ दे आर इन्फ्लुएंसर, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन इन अ गुड मैनर टू क्रिएट हिम गुड। जी। वो स्पाइडरमैन मुझे बड़ी पसंद है, उसका एक जुमला है वही, व्हेन पावर कम्स। या तो अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी की ज़िंदगी को, तो फिर आप उसे वो चीज़ दो, फिर आप पे जिम्मेदारी बन चुकी, फ़र्ज़ बन चुका है आपके ऊपर। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि मेरी अहमियत नहीं है, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, नहीं। इफ़ यू आर इन शोबिज़, आपका एक छोटे से छोटा एक्ट, क्योंकि एक दुनिया आपको फॉलो कर रही है सर, तो आपका एक छोटे से छोटा एक्शन, अमल वो देख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात से देना होगा। सो वो शोबिज़ में फिर डायरेक्टर, राइटर, पूरी टीम शामिल है, कंटेंट सब क्रिएटर्स, सब नॉट सब, जस्ट द एवरीवन एवरीवन। नेपोटिज्म क्या कहना चाहेंगे? क्या हम एक्स्ट्रा क्रिटिकल हैं इस वर्ड को लेके? होना चाहिए हमें? होना नहीं चाहिए। रियली क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, कल अगर मेरी बेटी या बेटा बड़ा होके कहे कि बाबा अधिकारी में आना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यस, देखें इसके दो पहलू हैं। नेपोटिज्म की वजह से आपको पहला चांस तो मिल जाएगा, आई एम श्योर आपको पहला चांस मिल जाएगा, जो बहुत इजीली मिलेगा, जो एक डिजर्विंग टैलेंटेड लड़के को जिसका कोई ताल्लुक नहीं या लड़की, उसको शायद ना मिले, उसको शायद ना मिले, उसको शायद 4-5 साल स्ट्रगल करनी पड़े टू गेट अ साइड कैरेक्टर। ट्रू। वो नेपोटिज्म आपको पहले ही जंप में आपको एक लीड कैरेक्टर दिला देगी। ये है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। जो डिजर्विंग है उसके साथ ना इंसाफी है ना, देखें। मगर आप फिर अपना काम करके प्रूफ कर पाए या ना कर पाए, दैट्स अनदर थिंग। मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की ऐसे भी मिसाल दे सकता हूँ आपको कि जो वन टाइमर्स रहे, यस दे वर नेपो किड्स, आए, काम किया, चला नहीं, क्योंकि काम नहीं था। और अगर आप में टैलेंट है, नाउ द पॉजिटिव साइड, एक आदमी है जो प्योर कंप्लीट एक नेपो फैमिली से, जिसके बाप दादा भाई बहन कजन्स ये वो सब, उसका नाम है रणबीर कपूर। अगर रणबीर कपूर में अपना टैलेंट नहीं होता तो शायद रणबीर कपूर आज इस जगह पे ना होता, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के और डायरेक्टर्स के बच्चे आए जो अब कहीं नहीं है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दैट टैलेंट, दे डोंट हैव दैट स्किल। तो सर्वाइव करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ अ पीरियड आपके अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो नेपोटिज्म को मैं कंप्लीटली डिसोन नहीं कर सकता, कंप्लीटली ये नहीं कह सकता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। हाँ, यस, मैं मेरी प्रेफरेबिलिटी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं ऐसे लड़के के साथ काम या लड़की के साथ काम ना करूं जो इसका इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है किसी ऐसे के साथ काम कर लूँ जो फर्स्ट टाइमर है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे चांस हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन मौजूद है, दे विल गेट दैट। मेरे पास वो आए जिसको कोई आसरा ना मिले, क्योंकि एक काम वो करेगा बहुत अच्छा, सुपुर्दगी। वो आएगा कहेगा भाई आप हो, जैसा आप कह रहे हो ना हम वैसा कर लेंगे। और यही एक डायरेक्टर को एक एक्टर से चाहिए होता है कि यार आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं बेहतर कर दूंगा। कमिंग टू माई रीना, आपने कास्ट ली, एक तो समर इज़ न्यू, बहुत से उसके अलावा जो फ़ाखिर और एनी के साथ जो उनके बाकी आसपास के बच्चे हैं वो भी नए हैं रिलेटिवली, यू नो, वो भी एक और आपने रिस्क लिया। फिर बहुत से चेहरे हैं जो काफ़ी अर्से से हमने देखे नहीं थे, दे वर मेकिंग अ कमबैक। तो कितना आसान था कन्विंस करना प्रोडक्शन हाउस को? वाज इट इजी? और बहुत बड़ा आप रिस्क ले रहे थे। और ये भी कि यूजुअली कास्टिंग में हम देखते हैं कि वही जो जाने माने नाम है ना, उन्हीं को लेते हैं, बोलते हैं अच्छा वेट कम कर लो, बाल ऐसे बना लो ताकि उम्र से कम लगो उम्र। तो ये भी क्या फेस करना पड़ा? आप गए कम्प्लीटली दूसरी डायरेक्शन में, आपने कहा नहीं, जो एज के मुताबिक होंगे बच्चे या लड़का लड़की या एक्ट्रेस, मैं उन्हीं को रखूँगा। तो ओवरऑल कितना आपको फाइट करनी पड़ी? प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ। ओके। एक तो बेटियां की वजह से थोड़ा सा मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था कि अच्छा ठीक है, मीसम पे अगर किसी काम को छोड़ेंगे शायद, मुझे लगता है, तो उनका ये मानना था कि ये कर लेगा, ये कर जाएगा। तो इस वजह से मुझे कभी बहुत ज़्यादा फेस
नहीं करना पड़ा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। चैनल की तरफ से ये रिकमेंडेशंस थी कि इस कैरेक्टर के लिए इसको ले लें, इस कैरेक्टर के लिए इसको ले लें। मेरी डिस्कशन हुई फहद भाई से जब इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, तो बेसिक ब्रीफ समझी और मैंने कहा कि कुछ भी कर लूँ। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर, प्रोडक्ट देखो सेंसिटिव है तो देखभाल के। नहीं ठीक है, मैंने कहा बस ट्रस्ट करें। तो कुछ लोगों पे मैं बहुत शुरू से, मैं और प्रोडक्शन हाउस बहुत बहुत फर्म बिलीव रखते थे। लाइक जैसे जो हबीब का कैरेक्टर साद फरीद कर रहा है, अच्छा साद ज़मीर फरीदी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक इट्स टाइम नाउ वी शुड आइडेंटिफाई, वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दोज एक्टर्स हु आर डिजर्विंग। प्लीज़ मैं ये इस प्लेटफॉर्म से बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 खुदा के वास्ते यार चेहरों की खूबसूरती से निकल आओ, किरदारों में जाओ। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतहाई टैलेंटेड हैं पर अंडररेटेड है, मगर अंडररेटेड है जस्ट बिकॉज कि उनकी अपीयरेंस नहीं है। यार ये क्या बात कर दी आपने, क्या अपीयरेंस होती है? मुझे गुस्सा आता है इस बात पे कि क्या मतलब अपीयरेंस यार, आप क्यों बॉडी शेम कर रहे हो? आप ये गलत काम कर रहे हो। इफ़ अ कैरेक्टर डिमांड्स एक पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए तो वो देगा एक्टर आपको यार। दैट्स हिज वर्क, दैट्स हर वर्क। तो साथ पे ना प्रोडक्शन हाउस भी हमारा बड़ा वो था, तो ये था कि यार इतना बड़ा कैरेक्टर है वो कर लेगा। मैंने कहा हाँ यार कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा नहीं करेगा तो फेलियर है ना, चले एक फेलियर तो बर्दाश्त कर सकता है ना, बिग बैंग एक फेलियर बर्दाश्त कर लेगा एक। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर लेगा भाई। जो अब मैं आता हूँ सारे एक्टर्स पे आऊँगा, मुझे बात कर रही है उनके बारे में। आई लव देम ऑल। मुझे इतनी अच्छी कास्ट, बेटियां पे भी बहुत अच्छी कास्ट थी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुड कास्ट इन बोथ ऑफ माई प्रोजेक्ट। मैं दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं करूँगा, दोनों प्रोजेक्ट मेरे बहुत अच्छे। जो कमबैक्स थे दो लोगों के, माया एंड हिबा। माया तो ऐसे बिल्कुल, माया बिल्कुल मेरे जहन में नहीं थी पहले, सच्ची बात बताऊँ। हम लोग टारगेट कर रहे थे कि हमें हादिका ज्ञानी मिलना। हमने पिच भी किया था हादिका जी को, मगर वो कुछ मसरूफियत थी तो शी सेड नो। मैंने कहा ठीक है, फिर हम और ढूंढने लगे, बहुत सारे नाम आए, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। मुझे कुछ इत्मीनान नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था यार ये किरदार ना जो मासूमियत चाहिए, मुझे रन ऑफ द मिल माँ नहीं चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ये स्टैंड भी लेना चाहता है लेकिन ले नहीं सकता, ये रोता भी है, ये फाइट भी करता है, ये यार कुछ अलग, कुछ यार कहाँ से लाऊं, बड़ा मजे का कैरेक्टर है, क्या करें क्या करें। बदर भाई ने बोला कि मीसम वो माया खान को जानते हो? मैंने कहा माया खान कौन सी वाली याद है? मैंने कहा अरे यार माया खान। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल होस्ट और वो सारा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं यार, वो मुझे कह रही है उसे अदाकारी करनी है। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बुलाएं बुला लिया। अब अच्छा माया खान की एक एनर्जी है भाई, मेरी प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है उससे। वो कमरे में आती है, सबको उठा देती है। हाँ दादा क्या है दादा, मैं हाँ। मैंने देखा ये कौन आया है यार ये एनर्जी चाहिए मुझे सेट पे। देखते के साथ अभी अदाकारी की बात नहीं हुई है, अभी मुझे वो एनर्जी, द पॉजिटिव वाइब, मैंने कहा यार ये मुझे सेट पे चाहिए। इतना हाई कॉन्ट्रास्ट है ना उस कैरेक्टर में और माया में, यू डोंट नो। और वो आई, उनसे बात हुई, उनको बताया ये है। उन्होंने कहा माँ का कैरेक्टर करवाओगे मुझसे मीसम? मैंने कहा मुझ पर ट्रस्ट रखें, माँ ये रिवायती माँ वाली चीज़ नहीं होगी, आप कर जाएंगे, डोंट वरी। तो उनका सिलेक्शन ऐसे हमारे पास आया। फिर ऐना, बड़ा माशाल्लाह क्या बच्ची है यार, क्या माशाल्लाह टैलेंट है यार इतनी सी उम्र के अंदर, उफ वाओ। और एंड शी इज़ अ वेरी मैच्योर किड, शी इज़ माशाल्लाह। तो वो उसका ये हुआ कि बस उसकी चैनल से रिकमेंडेशन अच्छा पहले से थी कि वी कैन, ये प्रोडक्शन हाउस का और हमारा मिल के एक पॉइंट पे एक पक्का था चैनल का भी कि हम इसमें लेंगे उसी एज के बच्चों को जो एज रिक्वायर्ड है। हम ये नहीं करेंगे कि जी ये वो 24 साल की है, इस 24 साल वाली को हम 15 साल का बना लेते हैं, नहीं, ये हम शुरू से एक पेज पे थे। तो ऐना का जब नाम आया तो मैंने उसका काम हम तुम में देखा हुआ था, मैंने पिंजरा में कुछ क्लिपिंग्स देखी हुई थी एंड मुझे था कि यार ये तो अच्छी लड़की है माशाल्लाह। फिर मैं मिला, उसकी एनर्जी, उससे सीन करवाया एंड उसको मैंने समझाया कि ये करना बेटा, ये करना है, ये करना है, ये इस तरह का किरदार है एंड रीड द सीन एंड शी रेड इट एंड आई सेड यस।
ये एनी है, शी नोज हर वर्क, शी नोज हर वर्क। फ़ाखर के कैरेक्टर के लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। चैनल से कुछ नाम आए हुए थे, मैं उन पे नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आ चुके, मुझे कुछ फ्रेश, मुझे रॉ चाहिए था, एक बच्चा जो एक बिल्कुल रॉ, एक जिसमें कोई ना अभी इंडस्ट्री की चालाकियाँ ना आई हो, जो अभी बस जो चाहता हूँ बस मुझे करना है, काम करना है, जिसका अभी सिर्फ फोकस ये हो, जिसको मैं कहूँ यार सुन सुबह 6 बजे आ जा, विस्मय मैं 6 बजे आ रहा हूँ, यार सुन रात के 2 बजे आ जा। और हम ढूंढ रहे थे, मैं ऑडिशंस भी कर रहा था, तो फजर ने रेकमेंड किया यार मेरे पास एक लड़का आया था जो फजर इस प्रोजेक्ट को लेके चला था, यार तू ट्राई कर ले, देख ले। मैंने कहा कोई ऑडिशन वगैरह कुछ है? मैं उस टाइम तक कोई 12-13 ऑडिशंस देख चुका था और कर चुका था। और मुझे समझ में आए थे वो 12-13 में से, तो मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया था, अच्छा इसको इस दोस्त के लिए कर लेंगे, इसको इसके लिए कर लेंगे, लेकिन फ़ाखर नज़र नहीं आ रहा था मुझे। मैंने ऑडिशन देखा, वीडियो ऑडिशन था, एक लड़का चिल अंदाज में बैठा हुआ है कमरे के अंदर, हाय माय नेम इज समर अब्बास, calm, the calmness he has is superb, wow। और मैंने कहा यार ये सॉर्टेड आउट बच्चा है। सबसे अच्छी चीज़ समर की ये है कि he knows what he is doing, and उसे पता है मेरा ये गोल ओरिएंटेड बच्चा है ये माशाल्लाह, तो उसे पता है मैंने यहाँ जाना है, वो नाक की वो सीध में जाएगा बिल्कुल, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाता वो, एंड दैट आई लव अबाउट हिम। मैंने कहा यार बुलाओ इससे, मैं मिलता हूँ, मुझे देख के बड़ी एक कामनेस वाली फील है। मैंने कहा मिला, ये आया, आके बैठा मैं चिल, अब वो अपना वाकया सुनाता है क्या यार वो अपना सोच के आया था, कॉल नहीं आई, ये नहीं आई, उसे नहीं पता पीछे क्या चल रहा था। तो वो आया, मिलने के लिए गया, मैंने कहा हाँ अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा दाढ़ी नहीं है इसके, क्लीन शेव है, बाल आएंगे भी नहीं अभी शायद 1 साल 2 साल तक। सॉरी समर, सॉरी यार। तो वो अब आप तो देख रहे हैं ना, आपको तो बच्चा चाहिए ना, आपको ये भी है कि यार लोग इससे नफरत, मैं नफरत नहीं कराना चाहता फ़ाखर के कैरेक्टर से, क्योंकि फ़ाखर के साथ भी उतना ही बुरा हो रहा है जितना एनी के साथ हो रहा है। तो मुझे बच्चे में इनोसेंस चाहिए थी। अब मैं उससे बातें कर रहा हूँ और मैं जज कर रहा हूँ उससे बैठा हुआ, अच्छा ठीक है मासूम है, इसके चेहरे पे बाल नहीं है, प्यारा भी है, क्यूट भी है, आवाज़ बड़ी अच्छी है इसकी। तो ऐसी बातों में हॉबीज़ वगैरह क्या है, मिसम मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ यार, वाह कमाल है, कुछ सुनाओ। हीरो हमारा। हाँ नहीं कुछ सुनाओ। अच्छा तो वो उससे बात करके बड़ा अच्छा लगा, सीन पढ़वाया, वो कहता है कि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था, मैं जानता हूँ उसका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, और जो सीन का मैंने ऑडिशन लिया था, सॉरी समर मगर तुमने ड्रामे में उतना अच्छा नहीं किया जितना तुमने ऑडिशन पे अच्छा किया। हाँ ये अच्छा ये बात वो खुद मानेगा, कभी आपकी मुलाकात हो आप उससे खुद कहिएगा कि जब उसने सीन किया था उस टाइम भी मेरे पास आके बोला यार विसम वो जो हमने ऑडिशन में किया था ना वो कुछ, चलिए हमें तो नहीं पता चला क्योंकि हमने ऑडिशन देखा नहीं है, सो फॉर अस तो समर ने अच्छा काम किया है। नहीं समर दे बोथ डिड वेरी गुड, मैं वो उस पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने ऑडिशन लिया, सारी चीज़ें की और मैंने कहा यार ये परफेक्ट है, आई वांट दिस किड, मुझे ये चाहिए, समर चाहिए। बाद मैंने कहा पूछा भाई हाँ कहाँ तक पहुँची, मैंने कहा भाई ये पहुँच गई है, तो फ़ाखर के कैरेक्टर का क्या किया बच्चे का, बच्ची तो हो गई है ना हमारी फाइनल। मैंने कहा कि यार ये लड़का है, इसको करना है, यार है तो सही, दिख भी रहा है, बात कर ली, मैंने कहा हाँ मैंने बात की, तो करो लॉक करो, मैंने कर लूँ, हाँ देखते हैं अल्लाह मालिक है, तुम श्योर हो, मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूँ। तो प्रोसेस लगा थोड़ा सा उसको ये करने में, ये हुआ, फिर मैंने कहा कि लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा फ़हद भाई रुक जाए, फिर फाइनल से मैं बाद में दूंगा। फिर मैंने दोनों को बुलाया एक ही टाइम पे, ऐना को बुलाया, समर को बुलाया, क्योंकि मुझे इन दोनों की एक केमिस्ट्री चाहिए थी, आई नीडेड दैट केमिस्ट्री, कि वो बचपन से कजन्स हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इफ फ़ाखर इज स्टैंडिंग अप फॉर एनी, दैट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि वो उसका हस्बैंड हो गया है, नो दे हैव अ बॉन्डिंग बचपन से जो शुरू की एक दो किस्सों में हमने दिखाई हुई है कि दे हैव अ बॉन्डिंग, दे आर कजन्स, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे प्ले, वो साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ बैठते हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने दोनों को बुलाया और बुला के मैं इनसे सीन कराने लगा। तो ऐना की अम्मा आई हुई थी, वो कहने लगी ये तो हमारा जानने वाला है, और वो बड़े प्यार से बोलती है, मीठा मीठा लहजा, ये तो हमारी दोस्त का बेटा है, हम तो मिलते रहते हैं इससे कमर्शियल्स वगैरह के अंदर भी। मैंने कहा तुम है ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कहले हाँ हम लोगों ने काफ़ी कमर्शियल्स वगैरह साथ किए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो तुम लोगों की दोस्ती भी होगी? कहले हाँ। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है।
उस जगह मैं 100% हो गया था, अब मुझे यही पेयर चाहिए, क्योंकि इनकी एक बिहाइंड द कैमरा एक बॉन्डिंग है और वो बॉन्डिंग मुझे हेल्प करेगी वाइल शूटिंग दिस थिंग। तो उनसे करवाया, उन्होंने बहुत अच्छा सीन किया एंड मैंने कहा ठीक है, ब्रीफ्स मैंने देना शुरू कर दी कैरेक्टर की, ये सारी चीज़ें देखी मैंने भेज दिया। तो समर ऐसे हमारे हाथ लगा एंड या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हाथ लगा। इट्स अ वेरी गुड फाइंड जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के लिए थी। अच्छा फिर रॉ वाली जो मैंने बात की थी, मैं उस पर बैक आऊँगा कि समर के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, अभी तक ना उसे वो जंग नहीं लगा है जो इंडस्ट्री में सो कॉल्ड एक्टिंग का जंग है, कि हिलना नहीं। मैं एक छोटी, ये टेक्निकल चीज़ें मैं बताता हूँ। ये कैमरा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो DSLR कैमरों में ये होता है कि अगर मैं अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे चल जाऊँ और वो हम फिक्स फोकस कैमरास, अब लेंसेज हमारे होते हैं तो हम उस पर कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा सा आगे होंगे तो फोकस चला जाएगा। तो DP को ना वो फोकस करना पड़ेगा। अब जो हमारे DPs हैं ना वो भागते हैं इन चीज़ों से कि नहीं यार बॉस हिले नहीं, हिलेंगे तो वो फोकस आउट हो जाएगा। ओ भाई दैट्स योर जॉब, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। एक्टर को मत रिस्ट्रिक्ट करो। एक्टर को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप हिले नहीं? आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री करती है ये राबिया, एंड दैट्स वाई हम पत्थर की अदाकारी देखते हैं कि लोग गुस्सा भी कर रहे होंगे तो वो खुल के एक जगह खड़े हुए जमे हुए पत्थर की तरह बुद्ध बने हुए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हिलना नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वो हिल गया तो फोकस चला जाएगा। देन चेंज द DP सर। नुमान भाई क्या बात, लेजेंड हमारे, उनके साथ हम सीन कर रहे थे इसी में मायरी में, तो मेरा ऑडियो वाला आया, कहने लगा मिसम भाई वो नुमान भाई ना बाहर खड़े हुए हैं, तो ऑडियो में उनसे बोले ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि आवाज़ सही तरीके से ग्रैब हो जाए। अच्छा, मैं नुमान भाई के साथ बैठ चुका हूँ, उनकी नेचर जान चुका हूँ, मैं जानता हूँ ही इज़ अ प्योर एक्टर, ही गोज़ इनटू द कैरेक्टर। उनको ये बात कहना आप उन्हें पिन कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो नहीं कहूँगा, आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो तकी नाम है हमारे ऑडियो वाले का, मैंने तकी आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कहा तुम खुद जाके ना, मैं खड़ा होता हूँ, तुम खुद बोलो नुमान भाई से जाके ये, हम मैं लेके चला गया। तो नुमान भाई खड़े हुए थे, साथ खड़ा हुआ था, तो उसने कहा वो, मैंने कहा सर वो ये आए हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? सर वो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, बाहर सीन हो रहा है। तो बेटा ये तुम्हारा काम है ना, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी चूँकि ऑडियो तुमसे संभल नहीं रही है तो मैं अपनी अदाकारी ख़राब कर दूँ? बेटा जाओ चलो। 2-3 चीज़ें मैंने सेंसर कर दी। नुमान भाई ने क्लास ले ली इसकी एंड आई लव्ड इट, नॉट बिकॉज कि तकी बहुत प्यारा बच्चा है मेरा ऑडियो का, बट ही अंडरस्टूड दैट दिन, वो समझ गया उस दिन कि अच्छा दिस इज़ माई वर्क। ये एक्टर का काम नहीं है कि वो इन टेक्निकल, अगर वो इन टेक्निकलिटी से पड़ गया कि मुझे ऊंचा बोलना है या मुझे हिलना नहीं है तो वो अदाकारी कब करेगा? You're right. टीम बनाती है ड्रामा। मेरे DP का भी उतना ही इनपुट है काम के अंदर जितना मेरा है, मेरे ऑडियो वाले का भी उतना ही इनपुट है, मेरे लाइट रखने वाले स्पॉट बॉय का, मेरे टेक्निकल क्रू का, मेरे हर बंदे का उतना ही इनपुट है ड्रामा बनाने में। दे शुड नो देयर वर्क and take responsibility. Yes, and take responsibility and take ownership of that work. मैं ऑडियो नहीं कर सकता, यू आर द ऑडियो इंजीनियर, यू आर द ऑडियो इंजीनियर, पूरा ऑडियो ड्रामे का तुम्हारे हाथ में है। नाउ यू हैव टू लर्न, दैट पैशन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड ड्रामा एंड दे आर लर्निंग, दे आर लर्निंग। DP मैंने बहुत रिस्क लिए है, जो DP हमारे साथ काम कर रहा है GM हमारा लड़का, ये असिस्टेंट कैमरामैन रहा है हर प्रोजेक्ट पे। दिस वॉज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। मेरे पास गयास नहीं था इस दफ़ा, गयास बदर भाई के प्रोजेक्ट पे बिजी था, तो उन्होंने कहा तुम नया लड़का ले आओ कोई। मैंने कहा यार मैं GM के साथ जाऊँगा। उनका वो असिस्टेंट है। मैंने कहा कल तक था, अब नहीं होगा, he'll work। तो जैसे मैंने माया को लिया, हिबा की फाइंड अलग थी, तो मुझे एक कमबैक वाली चीज़ के अंदर भी ये चीज़ थी कि यार ये जब कमबैक का सोच के आएगा ना एक्टर, तो ये अपना 110% देगा। क्योंकि उसे पता है यार मैं इससे वापस आ रहा हूँ। मुझे पता था मैं नया बच्चा ले रहा हूँ, ये अपनी बिसात से बढ़कर काम करके देगा, क्योंकि उसे पता डू और डाई है। क्योंकि मुझे मालूम था, जो मैंने आपको शुरू में अपने उसमें इंटरव्यू में बताया, कि जब मैं नेपा गया तो मेरे लिए वो कंडीशन इतने सारे लोगों को देखे ऑडिशन देने के बाद ये थी कि मिसम साहब डू और डाई। एक ऐसा आदमी जो एक वक्त में 5 ड्रामे कर रहा है ना राबिया, वो सेट पे पैशन के लिए नहीं आता, वो सेट पे आता है पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चल जाता है।
कि ये अदाकार जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये पैसे के लिए काम करेगा या ये पैशन के लिए काम करेगा। सो मुझे कास्टिंग करते वक्त पैशन नज़र आता है, मैं कहता हूँ बस ठीक है सिखा लूँगा, मैंने एक्टिंग टीचिंग की है बेटा, वो मेरा काम है, वो मैं करवा लूँगा, दैट आई नो। समर मुझे ऐसे मिला, ऐना मुझे ऐसे मिली, माया ऐसे मिली, हिबा के रोल के लिए, राहिला के कैरेक्टर के लिए कोई नहीं मान रहा था, नेगेटिव कैरेक्टर था, फूट पड़ाने वाला एक टॉक्सिक कैरेक्टर। तो वो जिसको बोलूँ नहीं यार नेगेटिव रोल नहीं करना, यार नेगेटिव रोल नहीं करना, मैं परेशान। मैंने पारस को बोला, पारस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, नैपस है। तो पारस ने कहा कि यार मिसम यार परफ्यूम चौक में मेरे साथ एक लड़की थी हिबा अली खान और वो भी कम बैक करना चाहती है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं हिबा को जानता हूँ यार, क्यों नहीं, दिल दिया दहलीज, परफ्यूम चौक, इतने सारा उसका काम है, बीच में वो छोड़ दिया था उसने, क्या वो वापस आना चाहती है? हाँ हाँ तो बात कर ले। मैंने हिबा को कॉल कर दी, मैं आप फ्री हैं? जी मैं फ्री हूँ। मैं बस ऐसे ऐसे कैरेक्टर ये है। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाई कि मिसम नेगेटिव कैरेक्टर्स पे तुम कम बैक करवा रहे हो। मैंने कहा यार वो नेगेटिव होगा लेकिन मैं आपको इतने मोमेंट्स दूंगा कि उसकी ह्यूमैनिटी नज़र आएगी लोगों को, प्लस परफॉर्मेंस। मैंने डोंट वरी, हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स में एक टर्म चल गई है जो मुझे लगता है कि ये शायद टर्म हमें निकाल देनी चाहिए। अब वो टर्म ये है कि वो बड़ा फंस गए ब्लैक और वाइट में। ये कैरेक्टर ब्लैक है, ये कैरेक्टर वाइट है, ये एंजल है, ये डेविल है। एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज एन एंजल और एंड अ डेविल at the same time. You need to understand this thing. The characters are grey. फाखरे कैरेक्टर अभी बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, मैं कोई आगे की चीज़ नहीं देना चाह रहा हूँ, आगे देखिएगा, बस इतना बता दिया। सो एवरी कैरेक्टर हैज़ अ जर्नी। तो जब ये बात हुई तो हिबा को समझ में आ गया, उसने कहा कि ठीक है आई विल गिव इट अ शॉट, आई विल ट्राई। तो हिबा मिल गई हमें। नोमान भाई हमें बहुत वो था कि यार ज़हीर का किरदार है और लाइंस वैसी नहीं है। तो जब रिकमेंडेशन आई कि नुमान भाई को लेते हैं, मैंने कहा यार नुमान एजाज इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद हिम, वो कर लेंगे, गेस्ट अपीयरेंस है, 14-15 एपिसोड उनका काम है, इतना काम भी नहीं है। नुमान भाई का स्टेचर, उनका रुतबा, उनका मकाम इतना बुलंद है, वो कर लेंगे, तो बात करके देखते हैं। मुझे नंबर दिया, मैंने उन्हें पहले मैसेज छोड़ा एक डरते डरते, but he is a very down to earth and humble person. ओह तो उनका फ़ोन आ गया, वो कनाडा में थे उस ज़माने में, व्हाट्सएप। हाँ बेटा कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक ठाक। अच्छा सवाल बेसिक, क्या कहानी है? मैंने कहानी बताई, ब्रीफ दी। कह रहे अच्छा मुझसे क्या चाहते हो? ये सवाल आया डायरेक्ट। अच्छा मुझे इस सवाल से अंदाज़ा हो गया कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, जो अक्सर मैं अदाकारों से बात करता हूँ उनको पता नहीं होता कि सवाल करना ही है। अदाकारों को जानना पड़ेगा कि भाई आप कास्टिंग के वक्त क्या पूछे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कहा मुझे आप में से एक आम इंसान चाहिए नुमान भाई। आप में लोगों ने एक वडेरा देखा है, एक पावरफुल पॉलिटिशियन देखा है, फला आदमी देखा है, फला आदमी। मैंने कहा मुझे एक आम घर में रहने वाला एक आम आदमी, बाप चाहिए, एक बाप ऐसा जो घर चलाता है, नौकरी करता है, बच्चों को पालता है, पेट्रियार्क है, पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, मुझे ये चाहिए। अच्छा हाँ। और मैंने कहा वो गुस्सा करता है ना तो वो हकलाता है। अच्छा फिर हमारी कोई आधे घंटे डिस्कशन हुई कि आम आदमी क्या होता है, एंड ही एग्रीड। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। मैं आया अगले दिन, मैंने अरसलान भाई को बोला, अरसलान भाई वो शो मारी आपने हो गया, नुमान भाई हो गया, बात हो गई, मुश्किल थोड़ी है। बट मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलूँगा कि यार ये नुमान भाई का बड़ापन था कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, वरना उनके साथ काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाई ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड राइट नाउ। एक अफसोस है मुझे जो मैं अपनी ऑडियंस से करना चाहूँगा, बहुत अफसोस है मुझे, खुदा के वास्ते भाई अपने जो अदाकार है ना उनकी इज्जत करो, उनको वो रिस्पेक्ट और दर्जा दो जो वो डिज़र्व करते हैं। हम बड़ी मिसालें दे देंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया के अंदर ऐसा है, बहुत अच्छा अदाकार है, उसकी अदाकारी से मुझे भी उसके रुतबे से कोई वो नहीं है। या इरफान खान की आप मिसालें दे देंगे, या आप डैनियल डे लेविस की मिसालें दे देंगे, या आप लियोनार्डो डिकैप्रियो की मिसालें दे देंगे। वो यार पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने लेजेंड्स को पहचानो। वो यूनिवर्सिटी है यार चलती फिरती, मैं सेट पे देख रहा होता हूँ। नॉट ओनली एज एन एक्टर, नुमान एजाज
एज अ पर्सन ही इज़ वेरी बिग। उनसे ज़िंदगी सीखने को मिल रही। ये फराज साहब अभी बड़ा हिट हो रहा है, फराज साहब बोलती है सायका, तो उन्होंने कहा मीसम तुम फराज साहब कहलवाओ, और मैंने बहुत सारी बातें उनकी मानी हैं। उन्होंने मुझे सजेशंस दी कि यार फैमिली ऐसे, अगर तुम कह रहे हो दस्तरखान वाला सेटअप है इस फैमिली का, तो इस दस्तरखान वाले सेटअप में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एंड मेरे पास समर सजेशन दे या नुमान में सजेशन दे, आई ऑलवेज लिसन। मैं अपने अधिकारों को सुनता हूँ क्योंकि वो इंसान है, हम इंसान हैं, और वो मिल के काम होता है, डिक्टेटरशिप में काम नहीं होता। तो नुमान भाई एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, फिर मारिया वास्ती बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मैं उनसे नाराज़ भी हूँ और मैं उनसे बहुत खुश भी हूँ। नाराज़ क्यों है यार? वो बहुत लेट आती है। ओके अब वो यस, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट शी हैज़ अर्न दैट प्लेस कि वो लेट आए, या वो बोल देती हैं कि भाई मैं इतने बजे आऊँगी। बट कभी कभी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है एज डायरेक्टर उस चीज़ को हैंडल करना। बट एज एन एक्ट्रेस, एज अ ह्यूमन बीइंग, ओह आई लव हर। बॉडी ऑफ वर्क इज ग्रेट। ओह ग्रेट। एंड द वे शी आर्ग्यूज बिफोर दिस सीन, नहीं ये क्यों है ये लाइन, मुझे मज़ा आता है उनके साथ बात करने में। वो चैलेंज करती है आपको, ये क्यों कह रहा है ये कैरेक्टर ये लाइन, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। शुरू में सब चिढ़ते भी थे थोड़ा सा, कुछ एक्टर्स ना चिढ़ भी गए कि यार ये बहुत बहस कर रही है, इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही है। हाँ, अच्छा उन्हें नहीं पता कि वो आर्ग्यूमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब ऑन एयर हुआ ना ड्रामा, तो बहुत सारे लोगों ने आके मुझसे बात की, यार वो सही कह रही थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फॉर दैट थिंग आई एम इन डेप्ट। टाइमिंग प्लीज। फीडबैक कैसा आ रहा है आपको? Are you okay with the feedback, या ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बहुत कि ग्लैमराइज कर रहा है, उससे आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रही है बिकॉज द ड्रामा डज नॉट इंटेंड टू डू दैट? मुझे फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है एज सच। नेटिजन्स, यही टर्म हम यूज़ करते हैं। एक मैं टेक्निकल बात करूंगा इस वक्त, मैं क्रिएटिव बात नहीं करूंगा, मैं एक टेक्निकल नंबर्स के ऊपर बात करूंगा, लॉजिक। The viewership of my each episode is around 8-9 million. Yes. Within an hour it crosses Within an hour. 1.5 million. Yeah, sure. I've seen एक रात में मैं 4 million 5 million पे हमारी एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जा रही है। सो 8-9 मिलियन, मैं कहता हूँ 8 मिलियन पीपल, मतलब यानी कि 80 लाख लोग ये तो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं। हाँ, आप इसके अलावा देखिए कि वो जो टीवी पे देख रहे होंगे वो ऑडियंस अलहदा है। तो मैं अगर एक एवरेज रेशो निकाल लूँ, एवरेज रेशो पे मेरी अगर ऑडियंस 2 करोड़ की है मिसाल के तौर पे, और उन 2 करोड़ में से नेट पे बैठ के रोज़ाना के 2.3 के कमेंट्स, यानी कि 2000 या 3000 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं कहता। वो कमेंट्स हैं उन लोगों के जो खुद लिख रहे होते हैं कि हम तो सिर्फ एनी फाखर के सीन्स देखते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो लोग सिर्फ एनी और फाखर के सीन्स देख रहे हैं वो अलग कहानी नहीं देख रहे। ये एक ऐसा घर है राबिया जहाँ हर किसी की छोटी उम्र में शादी हुई है और हर ये किरदार बार बार बोल रहा है। तो जिस किरदार की छोटी शादी हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वह सारे किरदार डिसफंक्शनल है। They're all facing something or the other in their lives. Yeah, they all have a trauma. They all have a trauma. Yeah, कोई भी खुश नहीं है वहाँ पे. So is it glorifying the subject? If a person, दोनों victim है, now try to understand कि Annie and Fakhir both are victim. So if now they are consoling each other, so I'm not glorifying child marriage. No. I'm trying to give the audience, हम पेन और सफरिंग के क्यों आदी हो गए यार? राबिया, क्या हमें सिर्फ पेन और सफरिंग से ही सबक लेना है? मैं तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। मैं चिढ़ गया हूँ इस चीज़ से, मुझे चिढ़ होने लगी है कभी कभी। प्लस ये भी तो देखिए ना, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द लाइव्स। दो इंसान एज छोटे, वो नापसंदीदगी भी हो तो एक पॉइंट पे आके दे बिकम इंटरेस्टेड। हो सकता है कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ब्लॉगर्स तो नहीं कहूँगा मैं, खैर वो हैं कुछ लोग जो इस तरह की बातें भी करते हैं, जो शायद टिकटॉक पे ड्रामा देखते हैं और उन्हें लगता है यही ड्रामा है। वो आप एक सीन देख रहे हैं, वो एक सीन आया
आपने भी देखा हो शायद कि जिस सीन के अंदर बाप बेटी पे हाथ उठाने वाला है, अच्छा स्क्रिप्ट के अंदर था कि वो थप्पड़ मार देता है। मैंने कहा नहीं, मेरे ड्रामे में हाथ नहीं उठ सकता लड़की पे, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के पे हाथ उठ जाएगा। मैंने पिटवाया है फाखर को, बहुत पिटवाया है, मैंने फाहम को भी थप्पड़ खिलवाए माँ से, लेकिन लड़की पे हाथ नहीं उठेगा, ये चीज़ मैं नहीं दे सकता, 100% नहीं दे सकता, और ये मैं आगे दूंगा भी नहीं इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसी मौत नहीं पड़ गई कि सिचुएशन रिक्वायर्ड करती हो। तो मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं उठेगा, हाथ उठेगा लेकिन फाखिर रोक लेगा। अच्छा राबिया, मुझे बड़ी उदासी है, मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे, एक लड़के ने वो हाथ रोक लिया और हाथ नहीं मारने दिया, और तमाम दुनिया ये कहने लगी, इसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दैट्स द आइडियल हस्बैंड। लोग फैंटेसाइज कर रहे हैं इस तरह के हस्बैंड को। इसका मतलब हमारे माशरे में नहीं है, नहीं है। ये खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमने अगर किसी किरदार को अपनी बीवी के लिए या किसी औरत के लिए आवाज़ उठाते हुए देख लिया तो हम खुश हो गए। इट्स अ डाउनफॉल। इट इज़ सैड या, बट इसका एक और एंगल भी है। हमारे जो रोल मॉडल्स हस्बैंड्स के दिखाए जाते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं। Yes. वो सीधे चलते चलते अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और आप कहते हैं यार, जब मैं देखती हूँ तो मुझे यार मेरे आसपास तो मैं ऐसे मर्द हजरात नहीं देखती। दे आर वेरी नाइस, जेंटल, रिस्पेक्टफुल, दे माइट नॉट बी परफेक्ट बट दे आर नॉट व्हाट यू आर शोइंग मी। तो इसलिए भी होता है कि जब आपको फाखिर जैसा ऐसा कोई एक्शन नजर आता है तो आप कहते हो वो शुक्र है यार इसने वो किया जो इसे करना चाहिए। अब अगर ऑडियंस इस बात को ऐसे ले रही है राबिया कि आप तो चाइल्ड मैरिज अच्छी दिखा रहे हैं, नो, अब मैं अच्छी नहीं दिखा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ये दिखाने की कि वो दोनों बच्चे इंसान हैं। अच्छा, वो सीन में जब उसने हाथ पकड़ा, सेफ किया, उसकी साइड ली, स्टैंड अप, एक स्टैंड लिया, उसी के अगले सीन के अंदर जब एनी जाके उससे थैंक यू बोलती है तो वो ये भी बोल रहा है कि यार देखो तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तब भी मैं ये करता। उसने बिल्कुल उसको कोई खासियत नहीं दी उसने। अच्छा, ये सीन क्या बता रहा है एज अ स्टोरी टेलर कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट मैरिज, दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप, it's because that they both are good personalities. persons, humans. They are human beings and they respect each other. It's not because of the glorifying of child marriage thing, no. It's because they both are human beings. They both are understanding each other's problem. और अभी तो आधा ड्रामा हुआ है, अभी तो आपको नहीं पता कि आगे जाके वो कहाँ पहुंचेगा। Exactly, अभी तो ड्रामा खत्म नहीं हुआ। अभी तो ड्रामा चल रहा है। So we can't take a judgment call. So we can't take a judgment call. As long as ड्रामा अभी तक कुछ irresponsible content नहीं दिखा अब अगर ये वाली चीज़ आ रही है कि लोग बोल रहे हैं, ये वाली बात क्रिटिसिज्म आ रही है, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म राबिया जब चाहे करें आप, मुझसे बैठे, मुझसे सीन पे डिस्कशन करें, वुड लव टू डाइसेक्ट अ सीन। उसमें उस आदमी ने, अब कल की एपिसोड मैं सीन पे गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ी सी ज़रूरी है सीन को समझना, सीन देखना कैसे चाहिए। हमारे यहाँ लोग सीन देखना भी नहीं जानते शायद, मुझे लगता है ये भी भूल रहे हैं हमारे से ऐसा, क्योंकि हम वैसे सीन देखने के आदि नहीं रहे, इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है हम लोगों ने कि अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। कल एक सीन था जिसमें एनी जाती है अपने बाप के पास और अपनी सौतीली माँ के पास, और वो जाके कहती है और स्टैंड लेती है अपनी बहन के लिए। तो नाउ दैट्स द कैरेक्टर डेवलपमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अपने वक्त पे जब उससे पूछा गया, जब नुमान भाई ने पूरी खानदान के सामने उससे पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहती हो, तो उससे बहुत डरी हुई थी उस टाइम, वो नहीं बोल सकी, वो नहीं बोल सकी। उस टाइम कैरेक्टर उस जगह पे नहीं था कि वो स्टैंड ले सकता। अब कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ले रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब वो इस जगह पे पहुंच गया कि वो स्टैंड ले रहा है। दैट्स हाउ अ ड्रामा वर्क्स। अर्ली जजमेंट नहीं पास करें प्लीज़, खुदा के लिए, और वो भी 2000-3000 कमेंट्स पे, प्लीज़ डोंट। और वो एक और बहुत, मैं उस क्रिटिसिज्म पे भी आना चाहूँगा कि ये आप क्या बच्चों का रोमांस सिखा रहे हैं। मैं कोई बच्चों का रोमांस नहीं सिखा। ड्रामा इज़ लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्रामा किसी अलग दुनिया की नहीं होती कहानी भाई, ड्रामा आपके माशरे का है। आपके माशरे के अंदर 12-15 साल की उम्र में अफेयर्स हो रहे हैं,
अभी आप सैड रियलिटी समझें, अच्छी बात समझें, ये कंस्ट्रक्टिव बात समझें, या आप इसे नेगेटिव बात समझें, जो भी है वो आपका पर्सनल लेना देना है, मगर जो हो रहा है वो हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो मैं मिसाल देता हूँ एक कबूतर से। कबूतर की नेचर में ये है कि जब वो बिल्ली को देखती है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने बंद कर लिया, अब मुझे बिल्ली दिख नहीं रही है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वो एग्जिस्ट करती है, वो आपको खा लेगी। ये कहना कि नहीं जी हमारे बच्चे तो बाहर जाके कुछ नहीं करते, ऐसा आपके बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। और इसको सुधारने के लिए जब तक आप डंडा मारते रहेंगे, राबी कभी सही नहीं होगा। मैं भी यही हूँ, 40 साल मेरी भी ज़िंदगी हो चुकी है। कम्युनिकेशन, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप है, और मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन है, और उन दोनों के असरात भी देखे हैं। मेरी ही ड्रामे के अंदर एक ऐसी फैमिली भी है जिसमें माँ बैठ के अपनी बेटी से ये गुफ्तगू कर रही है, लिसन दैट कॉन्वर्जेशन, कि बेटा इस उम्र के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाना नॉर्मल है। वो अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं मार रही, वो अपनी बेटी को उठा के बाहर नहीं फेंक रही, गाइड कर रही है उसको। वो से कह रही है बेटा नॉर्मल है, बस मैं ये चाहती हूँ कि इससे तुम हर्ट ना हो जाओ। आज आसान नहीं है ये वाली चीज़ इतनी मासेस में, कि कोई माँ अपनी बेटी से बैठ के उसके अफेयर के बारे में मालूम होने के बाद एक छोटी उम्र में ये बात करे, और उसका साथ भी दे, और उसको बोले उसका साथ भी दे, सही है। क्योंकि ये एज बड़ी बारीक एज होती है, बहुत नाजुक एज होती है। इसमें आप डेवलप हो रहे होते हैं। ये जो टीन एज है ना, ये आपकी शख्सियत बना रही होती है। इसमें आप गुड एंड ईवल की जंग समझ रहे होते हैं, आप लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन्हीं में जो उसूल बन जाते हैं ना इस एज में, जो पिलर्स खड़े हो जाते हैं, उसी पिलर पे आपकी आने वाली ज़िंदगी चलती है। आपने पिलर पे ज़रा सा गलत हथौड़ा मार दिया ना, तो गलत क्या, सब तो गलत हो जाए। तो वो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, या ड्रामे के अंदर ऐसा है कि वो एक यंग लड़का पसंद करता है या लड़की पसंद करती है, तो दिस इज़ हैपनिंग, दैट्स देयर इमोशंस ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर किड्स, प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज द ड्रामा। अल्लामा इकबाल का ना एक शेर है, आपका कौमी शायर है ना, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं। डॉक्टर अल्लामा, अल्लामा का मतलब होता है इल्म रखने वाला, अल्लामा इकबाल है वो। तो भाई मेरी बात ना मानो, उनकी बात मान लो। अल्लामा इकबाल कहते हैं खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर। अब खिरद जो है अक्ल है, अब अक्ल के बारे में बात हो रही है कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद करें, यानी अक्ल को ग़ुलामी के सेक्शन में हमने डाला हुआ है, उससे आज़ाद करें। कैसे आज़ाद करें भाई? जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पीर उर्दू में कहते हैं बुज़ुर्ग को। पीर ये वो जाली पीर नहीं, तावीज़ गंडे वाले, बुज़ुर्ग। तो क्यों अल्लामा इकबाल बुज़ुर्गी में, एक ऐसी एज में जिसमें वो खुद बुज़ुर्ग हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि जवानों को उस्ताद करो? नौजवान नस्ल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शार्प भी है माशाल्लाह, और वो शार्प है। आपको उनसे सीखना पड़ेगा, आपको उन्हें अहमियत देनी पड़ेगी। मैं रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद एक ऐसे घराने में पला हूँ जहाँ पे रस्म व रिवाज है। मेरा कहना यह है कि रस्म व रिवाज को रखिए। मैं आज भी उस स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला हूँ कि अगर कोई खातून यहाँ दरवाजे से बाहर जा रही होंगी तो मैं आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलूँगा। इट्स नॉट अबाउट द इक्वालिटी थिंग कि जेंडर बायस हो जाऊँ और मैं कहूँ कि यार इक्वल है सब, खुद ही खोल लो, खुद ही खोल लो। नहीं भाई, मुझे सिखाया गया है कि एक औरत का एहतराम करना है, मेरे घर में सिखाया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ही घर में मैं जब नापा पढ़ने के लिए गया तो एक रिवायत, अगेन रिवाज, हमारे घर में जो काम करने के लिए खातून आती थी वो क्रिश्चियन थी। अक्सर घरों में आते हैं लोग मुख्तलिफ, तो उनका गिलास अलग करके रख दिया जाता था। मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, दूसरे घर की कहानी नहीं है ये। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने अम्मा से बोला, मैंने कहा अम्मा उनका गिलास आप क्यों अलग रखती हैं? अरे बेटा क्रिश्चियन है वो। मैंने कहा तो क्या वो इंसान नहीं है? तो क्रिश्चियन तो क्या हो गया, क्या वो इंसान नहीं है? और क्रिश्चियन तो अहले किताब है, अगर मज़हब की नज़र से भी देखें तो वो तो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हाँ हमारे सब
क्लोज हैं, तो उसमें वो इंसान भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी तो यही बोलेगी कि दूसरे ये कि मैंने तो कभी ये बात नहीं सुनी अम्मा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया हो और वो क्रिश्चियन हो या वो बेदीन हो, वो बुत परस्त हो। तो आपने तो दावत ज़ुलशीरा की थी सबसे पहली, इस्लाम की दावत 3 दिन तक चली थी, सबको बेसिक किताबों में पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या सब मुसलमान आए थे? उसमें सब बुत परस्त आए थे भाई, उसमें सारे बेदीन लोग आए थे और रसूल उनके साथ बैठ के निवाला तोड़ रहे हैं। मेरी वालदा ने मुझे गौर से देखा, मैं नापा ज्वाइन कर चुका था। उन्होंने कहा चलो, तो उन्होंने कहा तुम गलत तो नहीं कह रहे। और वो चीज़ हमारे यहाँ बदल गई जो बरसों से चली आ रही थी, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा था। ये प्रैक्टिस सिर्फ अपनी यहाँ नहीं, बहुत सारे और लोगों के अंदर भी, तो वो हमने चेंज की। मेरा कहना यह है कि रस्म व रिवाज पे पाबंद रहें, अपनी आइडेंटिटी को ना खोएं, लेकिन जो गलत चीज़ें मौजूद हैं उनको भी ख़त्म करें। ये ड्रामा भी वैसे ही है। एक अर्ली मैरिज की अगर नुकसान है जो आपको समझ में आ जाए तो वो प्रैक्टिस ना करें। नहीं, आई होप कि जो भी इंटेंशंस हैं अल्लाह करे मायरी उसको एक थॉट प्रोसेस को चेंज कर सके। आर यू रीडिंग एनी मोर स्क्रिप्ट्स? कुछ और आपने शुरू कर दिया है? हाँ, या अभी ब्रेक लेंगे आप? थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा ब्रेक। ऑब्वियसली रेडी है, अभी आपके पास से भी मुझे मीटिंग के लिए ही जाना है। यस, चीज़ें तो रेडी है, काम तो करना है, काम तो रुकना नहीं है। और मैं खुद भी नहीं चाहता रोकना। मैं अब शायद उस जगह पहुंच चुका हूं जहां किसी ने पूछा था किसी बड़े आदमी से कि अच्छा ये बताएं, अय्याशी आपने बात की थी ना, तो अय्याशी की डेफिनेशन पूछी थी किसी ने, तो मैं भूल रहा हूँ ये फैज़ साहब का वाक़या है या गालिब का वाक़या है, बहरहाल जिसका भी है अच्छा वाक़या है। तो वो उन्होंने कहा कि आपका ज़रिया मुआश अगर आपका शौक़ बन जाए तो उससे बड़ी अय्याशी नहीं है, कोई नहीं है, वो है अय्याशी। तो मेरा जो शौक़ है वो मेरा ज़रिया मुआश हो गया है माशाल्लाह। तो मुझे काम करना पसंद है। आई एम अ वर्कहॉलिक। मेरे घर वाले बहुत चिढ़ते हैं इस बात पे, मेरे बच्चे मुझसे बहुत तंग होते हैं इस बात पे, और मैं उन्हें गाहे बगाहे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा तुम्हारे बाबा थोड़े डिफरेंट हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई एम श्योर जब आपका प्रोजेक्ट देखते होंगे तो दे मस्ट बी ओह दे फील प्राउड। उस दिन मेरे पास आई मेरी बेटी ज़ैनब 10 साल की है, एंड शी सेड बाबा आपको पता है, मैंने कहा क्या, वी वर कमिंग बैक टू फ्रॉम द स्कूल एंड इन द वैन हमसे ना कोई 5 साल बड़ी एक बात है हमारी, वो ना मैट्रिक में है, तो वो बात कर रही थी सब अपनी दोस्तों से कि यार हैव यू वॉच्ड मायरी? तो मैंने कहा अच्छा, फिर हाँ, तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारे फादर ने डायरेक्ट किया है? मैंने नहीं बताया, छोटी है ना अभी, छोटी। मैंने कहा क्यों नहीं बताया? तो फिर वो मुझे पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ओके। हाँ अच्छा, उनके स्कूल में पता है, बहुत सारी टीचर्स जानती हैं कि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो एक ज़रा थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन होती है। एंड माई किड्स आर डिफरेंट, दे डोंट वांट स्पेशल अटेंशन। आई थिंक ज़्यादातर बच्चों का यही मैंने बच्चों को ये, और वो भागते हैं, बच्चे घबराते हैं इन चीज़ों से, वो नहीं चाहते कि ऐसा, वो अपने बचपने में मस्त रहना चाहते हैं यार। दे वांट टू बी वन ऑफ द मेनी, उनको नहीं है कि भाई हाँ वो स्पेशल ना मिले। तो दे लव इट, दे अंडरस्टैंड। अभी परसों मेरे साथ बैठी हुई कह रही थी बाबा अब तो छुट्टियाँ हो गई ना, मैंने कहा यार अभी ऑफिस जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कहने लगी हाँ आपके ऑफिस वाले बहुत बुरे हैं। मैंने कहा नहीं बुरे नहीं है यार, आपको छुट्टी नहीं देते वो। मैंने कहा हाँ बच्ची है, उसने अपनी बचपन में सच्चाई तो बोल दी उसने। मैंने कहा नहीं यार बाबा को भी काम करना होता है। मैंने कहा यार तुमने काम नहीं करना। मैंने कहा तुम्हें जब चीज़ें पसंद है, उसको बुक रीडिंग, लाइक शी इज़ अ बुक वॉर्म, मैं उसे कोई किताब ला के दूँ वो 2 दिन बाद आती है मेरे पास, ये मैंने पढ़ ली है। बेटी किसकी है? मैं यूँ देखता हूँ, मैंने कहा यार तुमने कुछ दिन तो चल रहे तो स्क्रिप्ट पढ़ लिया था ना एक दिन में। तो शी इज़ अ हैरी पॉटर फैन सो मच। तो मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा देखो तुम हैरी पॉटर की किताब पढ़ रही होती हो तो मैंने देखा है तुमने 8 की 8 पढ़ी हुई है, लेकिन तुम उस टाइम अपने भाई को भी नहीं देखती, तुम उस वक्त अम्मा की भी नहीं सुनती, तुम मेरी भी नहीं सुनती। तो दैट्स योर टाइम, दैट्स योर पैशन। हम लोग रोकते हैं ऐसे? नहीं। मैंने कहा तो मेरे पैशन को क्यों रोक रही हो? आई एम ट्राइंग टू मेक हर रियलाइज दैट देयर इज़ अ पर्सनल स्पेस फॉर एवरी पर्सन। येस आई एम अ फादर, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ माई डॉटर, शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मगर उसकी एक पर्सनल स्पेस है।
आई शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सनल स्पेस एंड शी शुड रिस्पेक्ट माई पर्सनल स्पेस. इट डजंट मीन कि हम हर वक्त अवेलेबल हैं. Very interesting concept. I never thought about it. Yeah, we need to give the space. यही तो है ज़िंदगी, इसी से तो बनती है. ये छोटी छोटी स्पेस देने पे कभी कभी होता है आपके बहुत करीबी पर्सन को आपने ये भी स्पेस देनी होती है कि अच्छा इस वक्त वो गुस्से में, वो कहता है यार अभी प्लीज, तो गुस्सा नहीं, leave him alone for some time. Give him or her space. बहुत ज़रूरी है ये. हमारे मी टाइम्स बहुत ज़रूरी है. पुरानी सोच की बात करूँ शायद बात बढ़ जाए, मगर एक वक्त में घरों में 2 तरह की बैठकें होती थी. एक जनान खाना होता था, एक बाला खाना होता था, एक मर्दाने का हिस्सा होता था. और ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी एक ही कमरे में सोते हो, नहीं, उनकी सेपरेट लाइफ होती थी एक. तो हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी अब तो गुड़गुड़ हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है. हम समझते हैं कि शायद हक हो जाता है हर चीज़ के ऊपर. नहीं, हक नहीं होता. रिश्ते में भी थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए और केयर भी होनी चाहिए. तो ये चीज़ें ज़रा मुश्किल से सॉर्ट आउट हो रही हैं. और शायद इसी वजह से शादी एक अच्छा रिश्ता भी हो गया है और एक बुरा रिश्ता भी हो गया है. कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता हो गया. कॉम्प्लिकेटेड बुरा तो नहीं बोलूँगी, नहीं, बुरा भी होता जा रहा, मतलब कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो गया है. एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे हो गए. यस, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, द रूट कॉज इज कॉम्प्लिकेशंस. और वो कॉम्प्लिकेशंस शायद कम्युनिकेशन की वजह से. यू डोंट कम्युनिकेट. हम सच बोलने से डर रहे हैं. हमारा दिल कर रहा है यार अभी नहीं बात करनी, मगर हम नहीं बोलेंगे. हम झूठ बोल के गुजारा कर लेंगे. मैं कहता हूँ सच बोल के एक दफ़ा की नाराज़गी अच्छी, झूठ बोल के उसको उम्मीद देना गलत. आपके साथ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई. मुझे लगता है हम लोग तो बातें किए जाएंगे. हमारी तो एक माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह. मुझे बड़े मज़े की एक फॉर अ चेंज हमने आई थिंक बहुत से टॉपिक्स को टच किया और बड़ा अच्छा रहा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. दोनों थैंक यू सो मच. मुझे तो ये हो रहा है कि एक बात की बहुत खुशी है मुझे. आई लव माई अचीवमेंट्स. मेरे लिए यहाँ आके बैठना और एक इंटरव्यू देना, दैट्स एन अचीवमेंट. नहीं सीरियसली यार, मैं बहुत सीरियसली कसम से बाबा सच बोल रहा हूँ. नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं रात को अपनी वाइफ से बोल रहा था यार मैं राबिया के शो में जा रहा हूँ. नहीं आपको यार सीरियस, आप लोग क्यों नहीं करते? मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है. आई लव these things. Life is about little things. I just appreciate the thought process that you have. And मैंने आपका काम देखा है. मुझे याद है बेटियां पे हमारी मुलाकात हुई थी तब से. And then I've been following you. और मायरी के सर पे भी जब आए थे तो कैमरे से बंद होने के बाद भी हमारी बड़ी लंबी बात होती रही थी. तो आई एम जस्ट हैप्पी कि इंडस्ट्री में जो हम चेंज देखना चाहते हैं उसकी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद नज़र आना शुरू आती है. आप भी उसी उम्मीद की एक वजह है, एक किरण है. तो अच्छा लगता है. एंड वी विश दैट यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से. आई विश कि आप लोग भी ऐसे ही काम करते रहें और ऐसी लोगों की ज़िंदगियाँ सामने लाते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं इंटरव्यूज मुझे कभी कभी. कुछ कोशिश करते हैं. नहीं, इट इज़ गुड यार, इट इज़ गुड. अच्छा लगता है. तो थैंक यू फॉर दिस इनवाइट, फॉर दिस शो. दिल की बातें करने के लिए. ये तो अभी एक सिटिंग, इंशाल्लाह वील हैव मोर सिटिंग्स आल्सो. बट आपके साथ हम बैठ नहीं सके थे बड़े अरसे से. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो यू हैव अ मीटिंग. आपने मीटिंग को आगे पीछे किया हमारे लिए. वी अप्रिशिएट इट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच.